आइए देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन कह रहे हैं एयर कैपेसिटर सी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ ईएमएफ वी एक्वायर्स अ चार्ज Q and energy E. Capacitor is disconnected from the battery and a dielectric slab is placed between the plates. Which of the following statements are correct? कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? अगर मैंने, सुने ध्यान से, मैंने क्या किया बेटा, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया, पहले कैपेसिटर को चार्ज किया फिर बैटरी को डिस्कनेक्ट किया। अब बैटरी डिस्कनेक्टेड है तो चार्ज तो वही रहेगा, लेकिन अगर डाइलेक्ट्रिक अंदर आएगा तो बेटा कैपेसिटेंस जो ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी था वो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वो क्या हो जाएगा। तो बेटा इसका मतलब जो कैपेसिटेंस होता है विच इज ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, वो क्या हो जाएगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। क्या हो जाएगा बेटा? ये एक्स्ट्रा पेपर्स नहीं क्या? कल वाला पेपर है आपके पास? आज बहुत सारे पेपर बच गए थे, बच्चे तो आए कहां हैं? पेपर्स कहां बचे हुए हैं थे? क्षितिज बेटा भाग के जाओ पेपर्स ले। आइए देखिए, हाँ भाई मेरी बात सुनेंगे तब तक इधर देख लें। अर्जुन बेटा यार आप क्यों नहीं कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो यार? ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस हो कितना जाएगा जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, और बेटा बैटरी कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब चार्ज तो चेंज हो नहीं सकता, चार्ज वही का वही रहेगा, लेकिन कैपेसिटेंस सी से क्या हो चुका है, केसी हो चुका है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो बेटा वो हो गई क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई बाय के हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जो प्लेट्स के बीच में फील्ड होती है, एक्स्ट्रा पेपर्स मिल गए बेटा, बांट दो। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो हो गई है क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। अगर वो हो गई है क्यू अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट तो फील्ड हो गई है ई बाय के। फील्ड क्या हो गई है, ई बाय के। क्या ये बात समझ में आ गई? ये फील्ड हो गई ई बाय के। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है बेटा, क्यू बाय सी। क्यू तो वही है पर डिनोमिनेटर जो सी है वो के टाइम्स हो गया, तो वी से क्या हो गया, वी बाय के। चार्ज वही का वही है, चार्ज वही का वही है, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज डिक्रीज हो गई है, दैट इज आंसर हो गया है ऑप्शन 3। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टू आइडेंटिकल प्रिज्म्स 1 and 2 each with angles 30 degree, 60 degree and 90 degree are placed in contact as shown in figure. A ray of light passes through the combination in the position of minimum deviation. बेटा बांट दो, ये तो बहुत सारे पेपर आ गए। अरे मतलब बच्चे आ ही नहीं रहे। ओ बाप रे, ये तो ऐसा लग रहा है कि डबल डबल प्रिंटिंग हो रही है। चलिए आइए देखिए, जी अब बेटा यहां पर क्वेश्चन कहा गया है इन दी कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। दोस्तों बात सुनेंगे ध्यान से बेटा, मेरी बात सुनेंगे बेटा। मिनिमम डेविएशन किसको बोला जाता है बेटा, मेरी बात सुन ले। मिनिमम डेविएशन किसको बोला जाता है? मिनिमम डेविएशन उसको बोला जाता है जब आई और ई बराबर हो जाते हैं और R1 और R2 क्या हो जाते हैं बेटा, बराबर हो जाते हैं। अर्जुन बेटा वहां से उठ के आगे आ जाओ बेटा, आपकी ना कंसंट्रेशन बनी नहीं रही। ये शमीम के पास आके बैठे। हाँ तो बेटा मिनिमम डेविएशन वो होता है जब R1 R2 बराबर हो जाते हैं और I1 I2 बराबर हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ ना बोले तो बेटा अगर I1 I2 बराबर हो गए, R1 R2 बराबर हो, तो क्या मैं कह सकता हूं रे जो होगी वो बेस के पैरेलल होगी? क्या मैं कह सकता हूं रे बेस के पैरेलल होगी? तो बेटा मिनिमम डेविएशन के लिए मैं क्या क्या जानता हूं बेटा, आगे आओ ना। मैंने आपको बोला कि शमीम के पास में बैठने, दौड़ के आओ बेटा, मैं क्लास में बुलाए जा रहा हूं आपको यार। देखिए तो मिनिमम डेविएशन कौन सी कंडीशन है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाएंगे, जब R1 R2 बराबर हो जाते हैं, ये होती है मिनिमम डेविएशन की कंडीशन।
बेटा जो क्वेश्चन आना है वो तो मिनिमम डेविएशन पे आना है, मैक्सिमम डेविएशन पे तो शायद ही 10 साल में एक आध बार है। तो बेटा मिनिमम डेविएशन कौन सा होता है? जब R1 R2 क्या होते हैं? बराबर होते हैं। I और E क्या होते हैं? बराबर होते हैं। डेविएशन क्या आता है? I प्लस E माइनस ए। तो मिनिमम डेविएशन क्या है? I और E बराबर है तो 2I माइनस है। वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है मिनिमम डेविएशन के लिए? A प्लस डेल एम बाई टू। आई क्या आता है? A प्लस डेल एम बाई टू। और R1 R2 दोनों बराबर हो जाते हैं और दोनों क्या हो जाते हैं? A बाई टू। और फिर जब आप स्नेल्स लॉ लगाते हैं साइन आई इक्वल टू म्यू साइन आर, तो इक्वेशन क्या मिलती है? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। इक्वेशन क्या मिलती है? म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। प्लीज साथ साथ बोलेंगे, म्यू इक्वल टू डेल एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। बेटा ये जो ऊपर वाला है, जो ऊपर जो साइन के अंदर आ रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर मिनिमम डेविएशन, और नीचे वाला जो है दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर मिनिमम डेविएशन। बेटा देखो ये प्रिज्म है और मिनिमम डेविएशन तब आता है जब R1 R2 बराबर होते हैं। R1 R2 बराबर होते तो मिनिमम डेविएशन आता है, और R1 R2 बराबर है तो I और E बराबर है, दोनों को I कह दिया। मैं बस बेटा आपसे यह कहना चाह रहा हूं, ये जो रे आ रही है ये बेस के पैरेलल आ रही है, ये बेस के, प्लीज मेरी बात सुनिएगा। तो मिनिमम डेविएशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या क्या जाने हम इसके बारे में? आई और ई बराबर होते हैं, R1 R2 दोनों बराबर होते हैं, दोनों a बाई टू के बराबर होते हैं। रे जो प्रिज्म के अंदर रे होती है वो पैरेलल टू बेस होती है, वो पैरेलल टू, ये हमेशा सही स्टेटमेंट नहीं है, समटाइम्स राइट समटाइम्स रॉन्ग। अगर आइसोसेलेस प्रिज्म होगा तो करेक्ट है, इक्विलेटरल होगा तो करेक्ट है, लेकिन अगर स्केलिन होगा तो करेक्ट नहीं है, आइसोसेलेस के लिए और इक्विलेटरल के लिए, है ना। पर कभी कभी ना क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया है और वहां पर यही बेस्ट ऑप्शन रहा है तो आपको मार्क करना पड़ेगा। तो रे पैरेलल टू बेस होगी। और बेटा मैं क्या कह सकता हूं, बेटा जो डेविएशन आता है वो क्या आता है? बेटा ये दोनों बराबर हैं तो यहां डेविएशन क्या आएगा? आई, ये आई है तो ये भी आई, ये आर, तो डेविएशन क्या है? आई माइनस आर। ये आई, ये आर, तो डेविएशन क्या है? आई माइनस आर। मतलब दोनों सरफेसेस पे डेविएशन बराबर बराबर होता है। बेटा मिनिमम डेविएशन वो वाली कंडीशन है जिसमें आई ई बराबर होते हैं, R1 R2 बराबर होते हैं, दोनों सरफेसेस पे डेविएशन बराबर होता है, रे पैरेलल टू बेस होती है। डेविएशन एट सरफेस 1 इज इक्वल टू डेविएशन एट सरफेस 2। अब आपको कहा गया था आधा आधा, दो दो प्रिज्म थे, एक को रिमूव कर दिया। अबे अगर एक को रिमूव कर दिया, रे पैरेलल आ रही थी, अब यहां से तो परपेंडिकुलरली निकल जाएगी और दोनों पे बराबर बराबर होना था डेविएशन। अब खाली एक पे हो रहा है, तो डेविएशन पहले अगर 30 हुआ था तो अब क्या होगा? 15 होगा। अब क्या होगा? 15 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो इस क्वेश्चन में हमने सीखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अनगिनत बार देखा हुआ क्वेश्चन है। आपको अगर मैं बताऊं बेटा, जब मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आई है ना नीट में आज तक, तो आप ये मान के चलो कि अगर 10 बार मैग्नेटिक फील्ड निकालने को आई है ना आज तक, तो 5 बार आंसर 0 आया। इससे सिंपल तो और कुछ हो ही नहीं सकता। बस हर बार क्या होता था कि हम ना लिख के फोटो बना देते थे, इस बार फोटो नहीं बनाई थी, खाली लिखा हुआ था। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि पेपर में कि क्या आप पेपर पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे। मतलब अगर आपने पेपर मन से नहीं पढ़ा तो आप समझ नहीं पाएंगे। क्वेश्चन यही था, वही सरकमफ्रेंस है, और मैंने क्या बताया था, कहीं से भी अगर करंट आए और कहीं से भी निकले तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आती है सेंटर पे वो क्या आती है? 0 आती है। क्या ये बातें याद आ गई? तो यहां पे आंसर आएगा 0। अगला क्वेश्चन, द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड विद ब्लू एंड विद ग्रीन लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना एंड इतना। इफ x इज द डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमम फ्रॉम सेंट्रल वन, अगर x है डिस्टेंस ऑफ फोर्थ मैक्सिमम तो बेटा जिसकी लेमडा ज्यादा होगी उसका फोर्थ मैक्सिमा दूर आएगा, 4 लेमडा डी बाई डी। अब बेटा लेमडा किसका ज्यादा होता है? ग्रीन का ज्यादा होता है ना। विबग्योर
मेंशन्ड भी है तो ग्रीन का ज्यादा होता है, तो ग्रीन का जो आएगा वो दूर आएगा, दैट इज ऑप्शन 3। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगला कह रहे हैं 3 लैंप्स हैं, 3 बल्ब्स हैं, एक फ्यूज हो गया। जब एक फ्यूज हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा ब्राइटनेस पे बाकी दोनों की? बेटा ये एक बल्ब उसका रेजिस्टेंस आर, दूसरा बल्ब रेजिस्टेंस आर, तीसरा बल्ब रेजिस्टेंस आर, और ये है हमने जो इनपुट सप्लाई किया। मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से। इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर है, इसका आर है। करंट क्या आएगा? आर 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 बाई टू, पहले रेजिस्टेंस क्या? आर 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 बाई टू प्लस आर 3R बाई टू, क्या हो जाएगा? तो E अपॉन 3R बाई टू ये करंट आ गया, E अपॉन 3R बाई टू ये करंट आ गया, तो 2E बाई 3R करंट आ गया। अब दोनों में बराबर बराबर जाएगा, E बाई 3R और E बाई 3R, और वही इसमें जाएगा। पर जैसे ही एक फ्यूज हो गया, अब क्या हो गया? अगर ये फ्यूज हो गया तो E बाई 2R, E बाई 2R हो जाएगा, E बाई 2R हो जाएगा, E बाई 2R, E बाई 2 हो गया 0.5 E बाय, और 2 बाई 3 का था 0.66। अभी ज्यादा था, कम हो गया, तो इसकी ब्राइटनेस कम हो जाएगी। लेकिन इसमें E बाई 3R से क्या हो जाएगा? अब बेटा आर आर सीरीज में आ गए, 2R हो गया, दिमाग भटक गया, E बाई 2R, E बाई 2R हो गया, तो बेटा यहां पर डिनोमिनेटर कम हो गया, वैल्यू बढ़ गई, तो यहां पे E बाई 2R, इसकी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, और इसकी ब्राइटनेस क्या हो रही है? घट जाएगी। तो बेटा ये L1 की ब्राइटनेस कम हो जाएगी और L2 की ब्राइटनेस जो है वो बढ़ जा रही है। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? सेकेंड। अगला ए और बी, बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये मैं आपको लगभग 100% श्योरिटी से बता रहा हूं, अगर आपको 10 अगर आपने लॉजिक गेट्स के क्वेश्चन नहीं किए तो आप तैयारी नहीं कर रहे नीट की। लॉजिक गेट्स का क्वेश्चन आएगा, आएगा बेटा। ए और बी जब दोनों वन है, ध्यान से देखिए बेटा, दिखाया क्या है? ए 0 है, पहले वाले में ए और बी दोनों 0 दिखाए हैं, देखो ध्यान से, ये आउटपुट दिखा रखा है। पहले ए और बी दोनों 0 हैं, पहले दोनों 0 दिखा रखे हैं, तो इन आउटपुट भी 0 आ रहा है। और जब एक 1 हुआ, दोनों 1 हुए तो 1 दिखा रखा है। और जब ये 1 है और ये 0 है, फिर से 0 दिखाई दे रखा है। तो 1 0 पे एक 1 और एक 0, जब दोनों 1 हो रहे हैं तो ही 1 हो रहा है, तो ये कौन सा गेट हो जा रहा है? एंड गेट। कौन सा गेट हो जा रहा है? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं बेटा बिस्मथ है हमारे पास, मेरे पास एक रॉड है बिस्मथ की। अब बेटा देखो होता क्या है ना कि इसमें आप लोग क्या करने लग जाते हो, क्योंकि आप लोगों ने केमिस्ट्री भी पढ़ रखी है, तो आप लोग ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोच के ये डिसाइड करने लग जा रहे हो। लेकिन होता क्या है, जैसे बेटा आप लोग पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, वो किसके लिए पढ़ते हैं? ऑक्सीजन के लिए। और आप बताते हैं पैरामैग्नेटिक। बेटा जब मेटल होगा तो वहां पर तो बैंड्स बन जाते हैं, और उसमें फिलिंग कैसी होती है वो तो मेरे को मालूम ही नहीं है, क्योंकि कितने एटम्स हैं ये तो मेरे को मालूम ही नहीं। तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक जज करने की कोशिश मत करो। समझ में आ गई बात या नहीं आ गई? तो आप जज करने की कोशिश नहीं करेंगे, जज करने की कोशिश करेंगे तो हार जाएंगे। वैसे भी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, फिजिक्स वाले हम लोग, मेरे को नहीं आती फिलिंग करनी, मेरे भाइयों को जिन्होंने पेपर बनाया उनको नहीं आती फिलिंग करनी, बैंड्स कैसे बनते वो आपको भी नहीं आते। तो बेटा अब जब वो मॉलिक्यूलर, जब खाली 2 ऑर्बिटल्स बन जाती ना, वो तो आपको समझ में आता है भैया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। लेकिन यहां पर बेटा हमको नहीं समझ में आएगा, यहां पर बेटा कुछ अलग ही पंगा है। तो चुपचाप से खाली प्रॉपर्टी देखो। अब कहा क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कहा है अ स्मॉल रॉड ऑफ बिस्मथ इज सस्पेंडेड फ्रीली बिटवीन दी पोल्स। ठीक है, ये पोल्स के बीच में उसको सस्पेंड कर दिया धागे से। अब इट इज फाउंड टू अरेंज इटसेल्फ एट राइट एंगल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पे जा रही। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अवे जा रही, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से। अगर कोई कहता वो वहीं अटकी रह जा रही है, बल्कि उसको डिस्प्लेस करने पे वो वापस आना चाह रही है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, तो फिर पैरा या फेरो होता। लेकिन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भागना, बेटा मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाना, ये प्रॉपर्टी होती है डायामैग्नेटिज्म। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? बहुत ही वीक इफेक्ट होता है डायामैग्नेटिज्म। और बेटा होता क्या है,
मतलब ये प्रॉपर्टी क्या होती है, कभी भी अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ऑब्जेक्ट को और वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागे तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डायामैग्नेटिज्म। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या होता है? तो वो लोअर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भागते हैं, उनमें जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, डायामैग्नेटिक में जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है, मतलब अगर हमने नॉर्थ पोल रखा तो सामने भी एक ये नॉर्थ पोल है, इसमें क्या होता है सामने एक छोटा सा नॉर्थ पोल आ जाता है, तो यहां पर इसकी फील्ड इधर को थी, इसके खुद के कारण जो फील्ड आ जाती है वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाती है। नेट फील्ड जो अंदर होती है मटेरियल में, जो एयर में होनी चाहिए थी, जो वैक्यूम में होनी चाहिए थी, उससे कम हो जाती है। तो बेटा डायामैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जिसमें मैग्नेटिक जो मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, जो मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, बहुत ही कम जो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है वो 2-3% ही डेवलप होती है, जो एक्सटर्नल फील्ड की खाली 2-3% ही डेवलप हो पाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है। डायामैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है, पैरा वाले मैग्नेटाइज हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, फेरो वाले बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो बेटा डायामैग्नेटिक के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या आएगी? 1 से कम। कितने टाइम्स हो गई मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू आर क्या आता है डायामैग्नेटिक के लिए? 1 से कम होता है। म्यू आर जो होता है वो 1 से स्लाइटली कम होता है, किसके लिए? डाया के लिए। पैरा वाले में भी बेटा ये जो डायामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है ये क्या एक ही मटेरियल की प्रॉपर्टी है? सारे मटेरियल की प्रॉपर्टी है। होता क्या है कि भैया देखो सब मटेरियल में ये टेंडेंसी है कि भैया मैग्नेटिक, वो लेंज लॉ सब में एप्लीकेबल है, मैग्नेटिक फील्ड लेके आऊंगा, सब दूर जाना चाहते हैं। लेकिन होता क्या है पैरा वालों में, क्या होता है एटॉमिक लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, एटॉमिक लेवल पे मॉलिक्यूलर लेवल पे जिससे वो बना उसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके आते हो, अपोज वो भी करना चाहता है, लेकिन उसकी जो एटॉमिक मैग्नेट्स होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाती हैं, और अलाइन होने के कारण होता क्या है, यहां साउथ पोल ये नॉर्थ पोल वो अट्रैक्ट करने लग जाता है और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ जाती है। पैरा में मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आती है, और म्यू आर जो होता है वो 1 से स्लाइटली बड़ा हो जाता है। जो म्यू आर होता है 1 से स्लाइटली बड़ा हो जाता है। और फेरो में होता क्या है, फेरो में तो पहले से ही डोमेन्स होते हैं। फेरो और पैरा में फर्क क्या है? दोनों में एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है, लेकिन फेरो में ज्यादा होता है। फेरो वाले स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाले लोग हैं, वो दूसरे का भी माइंड वॉश कर देते हैं, सब बेटा पहले से ही ग्रुप में रहते हैं। बहुत ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होता है एटॉमिक लेवल पे, तो बेटा वो पहले से ही किसी एक डायरेक्शन में, ये ऐसे हैं, ये ऐसे वाले में रुके हुए हैं, ये वाले जो हैं ये इस डायरेक्शन में हैं, तो ऐसे कुछ कुछ डोमेन्स होती है। मतलब अगर आप छोटा छोटा चूरा कर दें उसका, तो आप छोटे छोटे चूरे के पार्टिकल को निकालेंगे तो वो मैग्नेटिक होगा। तो बेटा जो फेरो है उसमें वैसे ही क्या होती है, डोमेन्स होती है। उसमें क्या होता है, वैसे ही क्या होती है, डोमेन्स में रहते हैं। तो जैसे ही आप मैग्नेट लेके आओगे, वो एक मैग्नेटाइज होगा, वो आगे वालों को भी मैग्नेटाइज कर देगा, बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसमें 800 से 1000 टाइम्स तक मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 800 से 1000 टाइम्स तक हो जाती है। और फेरो वाले बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, फेरो वाले बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। पैरा वाले जो हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये हल्का सा अट्रैक्ट करते हैं। और इसमें होता क्या है कि बेटा ये हल्का सा ही मैग्नेटाइज होते हैं। तो पैरा वाले हल्के से मैग्नेटाइज होते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फेरो वाले हल्का सा मैग्नेटाइज होते हैं इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, फेरो वाले बहुत ज्यादा मैग्नेटाइज होते हैं इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या ये बात याद रहेगी? पैरा के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, 1 से हल्की सी बड़ी, 2-5% बड़ी। फेरो के लिए म्यू आर की वैल्यू क्या होती है, 1 से बहुत ज्यादा बड़ी, 800 से 1000 होती है। और डाया के लिए क्या होती है, 0.95, 1 से थोड़ी सी छोटी, 0.95, 0.98, 0.99। और अब बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, कोई मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो गया वो हम इससे नहीं बता सकते। कोई मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाता है वो उससे नहीं बताएंगे उसमें मैग्नेटिक मोमेंट क्या डेवलप हो जाता है। क्योंकि बेटा बड़ा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आएगा, छोटा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कम आएगा। दोनों आयरन है, दोनों सॉफ्ट आयरन है, दोनों मैग्नेटाइज हो रहे हैं, एक का मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा एक का कम। तो कैसे बताओगे कि कौन सा ज्यादा अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल है? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो डेवलप होता है उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है
मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हो गया पर यूनिट वॉल्यूम, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब बेटा है क्या, अब मैंने क्या किया, ये मटेरियल को रखा किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटाइज करने के लिए। तो जो आपने फील्ड लगाई मैग्नेटाइज करने के लिए उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। आपने क्या लगाई सोलेनॉइड के अंदर, रखा था म्यू नॉट आई एन। क्या लगाई? म्यू नॉट आई एन। अब बेटा जो आपके हाथ में वो म्यू नॉट नहीं, वो आई एन है, तो खाली में आई एन का नाम रख दिया मैग्नेटाइजिंग फील्ड एच, मैग्नेटाइजिंग फील्ड वेक्टर एच वेक्टर उसका नाम रख दिया। तो जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई वो क्या हो गई? म्यू नॉट एच। जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो गई? म्यू नॉट एच। जो उसके अंदर खुद के कारण खुद के अंदर डेवलप हो जाएगी वो हो जाएगी म्यू नॉट आई। ये क्या है? खुद के कारण खुद के अंदर फील्ड, इंटरनल फील्ड कह सकते हो, खुद के कारण जो खुद के अंदर आ गई। जी, जो खुद के कारण बेटा होता क्या? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइज। मैंने आपको बताया था बार मैग्नेट में जो करंट आता है ना, बार मैग्नेट की फील्ड लाइन सोलेनॉइड की फील्ड लाइंस के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आती हैं, क्योंकि दोनों के सरफेस पे करंट होता है। होता क्या? मॉलिक्यूलर लेवल पे छोटे छोटे करंट है, जब उनका सबका सुपर पोजिशन बनाते हैं तो खाली सरफेस पे रहता है, अंदर वाले सारे करंट एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। तो बेटा है क्या, अब जो जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा बेटा वो कितना आएगा? बेटा अगर सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक मोमेंट आता है, सोलेनॉइड का मैग्नेटिक मोमेंट, बेटा मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है जरा सोलेनॉइड का बताओ जरा? आई इंटू ए होता है एक टर्न का, NIA, और टोटल टर्न्स क्या है? NLI, NL टोटल टर्न्स हो जाएंगे। वन लेंथ में N टर्न्स है, L लेंथ में NL टर्न्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आ गया मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या आ गया? AL से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? IN। तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम किस चीज का अंदाजा दे रहा है? IN का। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूं म्यू नॉट आई जो होगा ना वो खुद के कारण खुद में मैग्नेटिक फील्ड देगा। तो बेटा अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी खुद के कारण खुद के अंदर वो म्यू नॉट आई आएगी। म्यू नॉट एच आपने लगाई, एक्सटर्नल वाली क्या है? जो आपने लगाई म्यू नॉट एच। हो कितनी गई? टोटल कितनी हो गई? म्यू नॉट एच लगाई और म्यू आर टाइम्स हो गई। हम बोलते हैं म्यू नॉट एच लगाई और हो कितनी जाती? म्यू आर टाइम्स। मीडियम के कारण जो इफेक्ट आता है हम बोलते हैं म्यू आर टाइम्स हो गई। तो ये क्या आ जाएगा? म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई इंटरनल वाली, और जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होती है वो तो एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगी बेटा, एक है मैग्नेटाइज होना और एक है डीमैग्नेटाइज होना। बेटा एक है रेंडम मोशन जिसके कारण वो डीमैग्नेटाइज होगा, और एक है टीचर आ गया, गाना चल रहा है, आप लोग नाच रहे हो, टीचर कह रहा है इधर देखो, हल्के से बोल इधर देखो बच्चों, कोई नहीं देख रहा। एक ने गाली देकर ऊंची आवाज में बोला इधर देखो, तो सबके सब तमीज से इधर देखने लग जाएंगे। तो जितनी ज्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड होंगी उतना ज्यादा मैग्नेटाइज हो जाएंगे, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं क्लास में। तो आई प्रोपोर्शनल टू एच होता है, आई होता है काई एच। ये होती है ससेप्टेबिलिटी, यहां से आ जाएगा म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस काई। अब म्यू आर क्या होता है बेटा? पैरा के लिए 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो ससेप्टेबिलिटी क्या थी? 0 से थोड़ी सी बड़ी, 0 से थोड़ी सी बड़ी। सहारा लेने बेटा गलत आदत है। तमन्ना, हाँ सेम टू यू, आप एक ही बहने ही हो और दिखने में भी एक जैसी हो। तो म्यू आर है बेटा 1 प्लस काई। म्यू आर क्या है? 1 प्लस काई। अब बेटा देखो मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, कृष्णा गधे छक्के। म्यू आर है 1 प्लस काई, तो बेटा पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होता है? 1 से थोड़ा सा बड़ा होता है म्यू आर, तो ससेप्टेबिलिटी 0 से थोड़ी सी बढ़ेगी। डायामैग्नेटिक में म्यू आर 1 से थोड़ा सा छोटा होता है, तो 1 से थोड़ा सा छोटा, तो -1 करूंगा नेगेटिव, तो ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव फॉर डायामैग्नेटिक एंड इज हाईली पॉजिटिव फॉर फेरो। पैरा के लिए 0 से थोड़ी सी बड़ी होती। और बेटा पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होती है? ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। पैरामैग्नेटिक के लिए क्या होती है? ससेप्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये कौन सा लॉ है? न्यूटन्स लॉ। कौन सा लॉ है? क्यूरीज लॉ है, सॉरी क्यूरीज लॉ, ये तो क्यूरीज लॉ है। तो क्यूरीज लॉ से मेरे को याद है 1 क्यूरी बेटा कितने बैक्यूरेल्स होते हैं, कितने धमाके पर सेकंड? 3.7 इंटू 10 की पावर 10 धमाके पर सेकंड। क्या ये बात याद आ गई है? या 10 की पावर 10 बैक्यूरेल भी कह सकते, मतलब 3.7 इंटू 10 की पावर 10। पहले वाला मिस मत कर देना।
ये एक बार ना मेंस में यूज हुई थी, ये खाली और खाली मतलब कन्वर्जन। वैसे ये कन्वर्जन जब भी यूज हुआ है हर बार लिखा हुआ आया, एक बार ऐसा हुआ था कन्वर्जन लिखा हुआ नहीं आया था, बच्चों की खाली बत्ती गुल हो गई थी। तो क्यूरीज लॉ के ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और फेरो में होता क्या है, डोमेन्स में रहते हैं। जब टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे एक टाइम आएगा इतना टेम्परेचर बढ़ेगा, इतना रैंडम हो गया कि कोई भी डोमेन रह ही नहीं गई, फेरो बन गया पैरा, फेरो बन गया। उस टेम्परेचर का नाम क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्यूरीज टेम्परेचर। सॉरी बेटा इधर देख ले गधे भावेश, अनस से शादी कर लियो तू, दंगे कराएगा। बेटा मेरी बात सुन ले बहुत ध्यान से, बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं ससेप्टिबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है पैरा के लिए, फेरो वाले बन जाते हैं पैरा, फेरो वाले बन जाते हैं पैरा। किस टेम्परेचर पे बनते हैं, क्यूरीज टेम्परेचर पे बनते हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आफ्टर क्यूरीज टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T - Tc, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T - Tc। ये फेरो वाली जो बात है वो कम इंपॉर्टेंट है, पैरा वाली बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लगभग मैंने मैग्नेटिक मटेरियल आपको बता दिया क्या क्या होता है। अब बाकी क्वेश्चन आएंगे तो यार वो आपको पहचानना होगा, थोड़ा सा प्रॉपर्टी से रिलेट करना होगा। कोई कह देगा भैया ये यू शेप का हमने रखा, ये ऐसे है, हमने यहां पर मैग्नेट रखी और ये जो लिक्विड है ये ऊपर चढ़ के आ गया, तो या तो ये पैरा है या फेरो है। तेजी से आ रहा है, एक में हल्के हल्के आ रहा है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन तेजी से आएगा फेरो, हल्के हल्के आ रहा है पैरा, भाग रहा है डाया। बस आ गया, आपको सब आता है। अब आप लोग बॉन्ड बन चुके हो, क्या बन चुके हो, बॉन्ड। हाँ तो बेटा जुनैद आओ यार, अब तो मिटो सकते तुम आके। और अर्जुन मेरे दोस्त, बेटा सब ठीक ठाक है, कोई टेंशन की बात नहीं। देखो सर ने तो गाली देनी है बेटा, फिर उसके बाद तो तुम मेरे को मिलोगे भी नहीं। अब आखिरी टाइम में आजकल गाली दे दूंगा तो बढ़िया, फिर उसके बाद तुम आओगे थोड़ा ना स्पेशली गाली खाने। चलिए आइए देखिए, और छुट्टी ना करो तो बेटा बड़ा भला हो जाए मेरा यार, थैंक यू यार, प्लीज यार आ जाओ यार। हाँ बेटा इसके बाद कह रहे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अरे गधे ये तो याद होगा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ कैसा होता है, Fe56 के लिए मैक्सिमम, Fe56 के लिए क्या होता है, मैक्सिमम होता है। Fe56 के लिए मैक्सिमम होता है, तो किस में दे रखा है बेटा, ऐसा ऐसा किस में दे रखा है, पहला मैक्सिमम किस में दे रखी है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्टेबिलिटी किससे पता लगती है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। स्टेबिलिटी किससे पता लगती है, बाइंडिंग एनर्जी से, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से। अच्छा अगर मान लो कोई कह देगा ए और बी फ्यूज होके बन गए सी, तो बेटा अगर कोई पूछेगा एनर्जी रिलीज हुई है या एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, तो किससे पता लगेगा, बताओ जरा, ये बता रही शाबाश। ए प्लस बी फ्यूज होके बन गए सी, तो बेटा कैसे पता लगेगा एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, स्टेबल बन रहा है तो रिलीज हो रही है। ये वाह बेटा, हम कैसे देखेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी जो है ना बेटा, फोड़ने में जितने प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इधर है, इसको फोड़ा तो क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट लगाई, और यहां क्या बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या रिलीज हो रही है। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा है तो निकलने वाली एनर्जी ज्यादा है, तो नेट में रिलीज होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। यही थर्मोकेमिस्ट्री में भी होता था। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दे रखी है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा होगी तो एंडोथर्मिक होगी, और टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर प्रोडक्ट की ज्यादा होगी तो एक्सोथर्मिक होगी। क्या ये बातें याद आ रही हैं, क्योंकि वहां पर क्या है बेटा, यहां पे चार हैं, किसकी स्टेबिलिटी की बात करोगे बताओ, ये रिएक्शन किसकी स्टेबिलिटी की बात करूं मैं, हाँ चलिए यही देखिए। अच्छा नहीं, अच्छा अब बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नौवा, लेकिन नौवा क्वेश्चन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आने की संभावना कम है। बेटा मैं आपको बताया हूं बेटा, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना बेटा, लोकपाल मेरी बात सुनो ध्यान से, नाक से उंगली निकालो बेटा। बेटा अगर मेरी बात सुनो, अगर ये पांचों जगह पे पांच चार्ज हैं और कोई कहेगा भैया सेंटर ऑफ पेंटागन पे एक चार्ज पड़ा है स्मॉल क्यू, तो उस पर फोर्स क्या आता है, नेट में 0 आता है। क्या ये बातें याद है बेटा, कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, कह दे बेटा मेरी बात सुन लो, कोई भी रेगुलर पॉलीगन है,
कह रहे पांच जितने भी उसके मतलब अगर 5 साइड्स वाला है तो पांचों कोनों पे अगर 5 चार्ज है, अगर सेंटर पे चार्ज पड़ा है, इसके कारण फोर्स इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर आएगा, इसके कारण इधर। तो 2π/5 एंगल है। कितना एंगल है? 2π/5। तो बेटा ये पांचों का अगर सम करेंगे, मान लो एक है F, दूसरा 2π/5 एंगल पे F, तीसरा 2π/5 एंगल पे F, चौथा 2π/5 एंगल पे F, उसके बाद फिर से 2π/5 एंगल। तो ये बन ही पेंटागन जाएगा, क्योंकि पेंटागन में जो एंगल होता है ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा। यहां से चले कितनी बार घूमे? 1 2 3 4 5। रेगुलर पेंटागन है 5 थीटा इक्वल टू वापस से उसी डायरेक्शन में 2π। 5 थीटा 2π, तो थीटा क्या होगा? 2π/5। तो अगर ये सारे एंगल्स जो है बेटा ये क्या है? 2π/5। तो बेटा ये जो सारे फोर्स बन रहे हैं 2π/5 एंगल पे बन रहे हैं, पहले F चले, फिर 2π/5 घूम के F चले, फिर 2π/5 घूम के F चले। तो कोई कहेगा पांचों अगर कोनों पे 5 चार्ज हैं तो नेट फोर्स क्या आएगा? 0। बेटा ये आपको लग रहा है लल्लू बात है, ऐसे ही क्वेश्चन भरे होते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैं बता रहा हूं अभी। एक तो ना आप लोग भरोसा तब तक नहीं होगा जब तक आप 23 में क्वेश्चन नहीं देख लोगे। तो कोई कहेगा अगर रेगुलर पॉलीगन है एन साइड्स का, सारे कोनों पे एक चार्ज है, सेंटर पे फील्ड बताओ? 0। सेंटर पे एक चार्ज है, उस पे फोर्स बताओ? 0। और कोई कह देगा हमने क्या किया, हमने क्या किया, या ये अर्जुन रामपाल ने क्या किया? अर्जुन रामपाल ने एक चार्ज चुरा के ले गया, ये एक चार्ज चुरा के ले गया। अब यहां 4 चार्ज है और यहां पर नहीं। अब जो फोर्स आएगा वो क्या आएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। पहले क्या था? प्लस F5 और टोटल था 0, लेकिन ये चोर F5 ले गया। अब क्या हो जाएगा? F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, और ये हो गया टोटल फोर्स। और जो क्या बन जाएगा? नेगेटिव ऑफ F5। मतलब जो पांचवें ने लगाना था फोर्स उतना ही आएगा, बस अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। खोल देना भाई ढक्कन। तो बेटा आ क्या जाएगा? बेटा टोटल फोर्स क्या है? जो पांचवें में लगाना था वही, बस अपोजिट डायरेक्शन। तो बेटा मैंने समझाया क्या है? प्रेरणा चंद्रवंशी। तो बेटा अगर एक गायब हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? उसी की तरफ हो जाएगा। बेटा महक आरजू, बेटा अगर एक गायब हो गया तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? जो इसके कारण आना था बेटा, टोटल मिलके पहले क्या था? 0। F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 वो था 0। अब F5 नहीं है, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 जिसकी वैल्यू क्या? नेगेटिव ऑफ F5। दैट इज उतना ही आएगा जितना 5 वाले ने लगाना था, बस उसके अपोजिट डायरेक्शन। उतना ही आएगा जितना 5 वाले ने लगाना था, बस उसके अपोजिट डायरेक्शन। चम्मू आगे समझ में? तो बेटा यहां पर भी वही है, यहां पर थोड़ी सी आसान सिचुएशन थी। यहां पर दिया था आपको क्या? हेक्सागन। बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, यहां पे और यहां पर नहीं। तो बेटा आएगा क्या? नेट फोर्स जो आएगा वो उसी की तरफ आएगा यार, और उतना ही आएगा जितना उसके कारण। तो फील्ड जो आएगी वो KQ/A² आ जाएगी और टुवर्ड्स OF आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, यहां पर ये दिया है रेजिस्टेंस और यहां पे रॉड है, ये नीचे जा रही। कह रहे बताओ टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी? किस कांस्टेंट वेलोसिटी से ये स्लाइड करके जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड किधर को है? परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। बेटा वैसे मैं आपको बताऊं, अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है और आप पेपर में हो, अब हमारे पास आखिरी समय बचा है, मेरे को कुछ नहीं आती इसकी मैकेनिक्स, तो बेटा मैं पता क्या करूंगा? चारों ऑप्शन देखूंगा, डायमेंशन से करने की कोशिश करूंगा तो भी बन जाएगा। खाली अगर आप डायमेंशन से करने लग जाओगे तो भी ये क्वेश्चन बन जाएगा। बेटा देखो mgr तो सब में, और mgh क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी ml2t-2। mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी होती है ml2t-2। इसके बाद नीचे एक में bl है, एक में b²l² है, तो bl का अलग से निकाल लो। blv होता है emf। blv क्या होता है? EMF इंटू बेटा पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज क्या होता है? फिर से पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज होता है वर्क डन। वर्क डन जो हो जाएगा फिर से वो ml2t-2। तो BL का डायमेंशन क्या आ जाएगा?
ये हो गया ml2 t माइनस टू अपॉन qv। q क्या होता है 80 और v क्या होता है lt माइनस 1। 80 और वो lt में tt कट जाएगा, क्या आ जाएगा mlt माइनस टू a माइनस 1। mlt माइनस टू, बस अब आपको क्या करना है, ये आपको बीएल का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना सिखा दी, आप चाहें तो बी का भी निकाल लीजिए, अलग अलग में पुट करते जाइए, देखिए दी एल टी माइनस वन किल्स ऑप्शन में आ जा रहा है। अच्छा, कितने लोगों ने इसको डायमेंशन से ही किया था पेपर में? ऐसा कोई मेरा दोस्त है? एक, एक नहीं, ये तो हर बार ज्यादा बच्चे करते हैं। दो, क्योंकि डायमेंशन से मतलब कई बार क्या होता है नहीं क्लिक कर रहा तो भी मतलब डायमेंशन से तो गलती नहीं हुई, सारे अलग अलग थे। अच्छा, कितने लोग सॉल्व करने में कामयाब थे इस क्वेश्चन को? कम ही लोग थे। आइए बेटा, आइए मेरी बात सुनिए ध्यान से, सुनिए मेरे दोस्त अरमान। अरमान ऐसा है बेटा ना कि जब ये नीचे आ रहा है v वेलोसिटी से, तो ईएमएफ कितना डेवलप होगा? v क्रॉस b डेवलप होगा इधर को, तो बेटा ईएमएफ आ गया BLV, करंट आ जाएगा BLV बाय आर, ये आ गया करंट, ILB हो जाएगा फोर्स, और ये फोर्स किधर को आएगा बेटा? लेंज लॉ के हिसाब से mg के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, ILB ऊपर को आ जाएगा। बस इसको mg के बराबर कर दो, यहां से आ जाएगा mgr अपॉन बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। फिर से बोल दे रहा हूं बेटा, अगर v वेलोसिटी चल रहा है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? BLV। v वेलोसिटी से चल रहा है तो ईएमएफ कितना आ जाएगा? विनय मेरे दोस्त गधे, BLV आ गया, ईएमएफ v क्रॉस b इधर को, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इधर को, तो ईएमएफ आ गया इधर, BLV हो गया ईएमएफ गधे विनय, BLV बाय आर हो गया करंट, और ILB हो जाएगा फोर्स, और ये फोर्स mg के बराबर हो गया, तो वेलोसिटी हो जाएगी कांस्टेंट, जितना ऊपर को उतना नीचे हो, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कांस्टेंट, ना बढ़ेगी ना घटेगी, और यही पूछा गया है क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में, एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग फील्ड नॉर्मली with a velocity of 4 into 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड travels a distance of 0.1 मीटर in an electric field of intensity इतना, what is the deviation from its path? कितना डेविएट कर जाएगा? क्या बढ़िया आवाजें आती ना क्लास में। हाँ अभी यार ऐसा ही है सब यार, पता नहीं यार, बकवास कर गए यार, ये लकड़ी वाला ही अच्छा था। आइए देखिए, हाँ क्या बेटा, आप आगे आके बैठ जाओ। हाँ तो इनको बोलो आगे आके बैठ जाए। बेटा डक्ट बंद कर दो यार। चलिए आइए बेटा, बात सुनिए बहुत ध्यान से। बेटा यहां पर ना 4 इंटू 10 की पावर 7 की स्पीड से चल रहा है इलेक्ट्रॉन, और बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड में आ रहा है, नॉर्मली आ रहा है, तो बेटा उस पर फोर्स क्या आएगा? ई बाय एम, ये आ जाएगा बेटा, ई आ जाएगा फोर्स, फोर्स बाय मास ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। डेविएट कितना कर गया अपनी पाथ से, ये बताना है कितना डेविएट कर जा रहा है अपनी पाथ से। अच्छा ये तो मैंने फोटो गलत बना दी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है तो फोर्स इधर को आएगा, डेविएट इधर को करेगा, कितना डेविएट कर गया ये वाला बताना है। तो बेटा पहली बात, यहां से यहां जाने में उसको 0.1 मीटर अंदर घुसने में समय कितना लगेगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम निकाल लीजिए, 0.1 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर 7 ये लगेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड से टाइम। अब कितना इधर आ जाएगा बेटा? एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा दीजिए। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में 0 थी, हाफ ए एक्सेलरेशन है, ई बाय एम टी स्क्वायर। अब बेटा सारी वैल्यूज पुट कर लो, कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप चाहोगे तो मैं कर देता हूं, करूं या रहने दो? बेटा पहले कितना वो अंदर गया है ये पता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकाल लिया टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या निकाल लिया? टाइम निकाल लिया। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सृष्टि बेटा बेटा भाग के आ गए, आप यहां बैठ जाओ। तो एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से निकाल लिए कितना डेविएट कर जाएगा अपनी पाथ से। एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से क्या निकालेंगे बेटा? इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या है? 0 है। इनिशियल वेलोसिटी तो वाई डायरेक्शन में 0 है पहले, क्योंकि एक्स में ही थी, तो बेटा डेविएट कितना कर गया? हाफ ए टी स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं। बच्चों कह दो आगे यार, अंदर ही हो जाओ। हाँ नेक्स्ट,
इसके बाद बेटा क्वेश्चन आ रहा है ये वाला बेटा, माइनस डीवी बाई डी आर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है माइनस डेल वी बाई डेल एक्स ई एक्स होता है, माइनस डेल वी बाई डेल वाई ई वाई होता है, माइनस डेल वी बाई डेल जेड ई जेड होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल घट रहा होता है। फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव फोर्स वो उस डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी घट रही होती है। बेटा पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको दे दी जाएगी, कोई पूछेगा फोर्स किधर को लगेगा पार्टिकल पे, अगर ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है तो यहां पर फोर्स किधर को लगेगा अगर इस जगह पे पार्टिकल है। बेटा ये ऐसा नहीं कि ये मतलब आप मान सकते हैं सरफेस ऐसा ही है, तो जिधर को पोटेंशियल एनर्जी घटती है उधर को फोर्स आता है। अगर यहां पे कोई कहेगा पार्टिकल है तो पोटेंशियल एनर्जी घट किस तरफ हो रही है, इस तरफ आने से, तो चलेगा उस तरफ जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, जिस तरफ पोटेंशियल एनर्जी घटेगी। आप मान सकते हैं ऐसा ही सरफेस है, यहां से छोड़ा तो इधर को आए। और ये वाला इक्विलिब्रियम कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ये वाला कौन सा इक्विलिब्रियम होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और अगर कोई कह देगा यहां पे उसके बाद कांस्टेंट है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा वेदिका। जी आइए देखिए यहां पर बेटा आप देखो माइनस डीवी बाई डी आर ई होता है, माइनस डीवी बाई डी आर। तो बेटा डीवी चेंज कितना आया बेटा, ये पोटेंशियल में चेंज दिखा रखा है 100 से 95, 5 का चेंज है। और बेटा यहाँ पे R2 माइनस R1 कितना है, जब ये 2 का चेंज आ रहा है, 5/2 कितना आ गया 2.5। और डायरेक्शन किधर को आएगा, V घट किस डायरेक्शन में रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो प्लस 2.5 आंसर लिखेंगे या माइनस 2.5 प्लस 2.5, कह दो आ गया समझ में यार। अरे हाँ ना तो बोल दो इंग्लिश में। अगला बेटा t इक्वल टू इन्फिनाइट पे इंडक्टर बिहेव करता है जीरो रेजिस्टेंस की तरह, करंट कितना हो जाएगा 15/10 दैट इज 1.5 एम्पियर। किस ऑप्शन में, किसी भी ऑप्शन में नहीं है। इंडक्टर जो होता है जीरो टाइम पे इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, एल लार्ज, इनिशियली लार्ज, इनिशियली इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, बाद में जीरो रेजिस्टेंस। इसके बाद बेटा कह रहे हैं ट्यूनिंग फॉर्क इज यूज्ड टू प्रोड्यूस रेजोनेंस इन अ ग्लास ट्यूब, द लेंथ ऑफ एयर कॉलम इन दिस ट्यूब कैन बी एडजस्टेड बाय अ वेरिएबल पिस्टन। ठीक है भैया, 20 पे और 53 पे पहला रेजोनेंस हो रहा है। तो बेटा पहला रेजोनेंस जो होता है वो कहां होता है, लैम्डा बाय 4 पे। पहला रेजोनेंस कहां होता है, बिल्कुल गलत बात है ये। पहला रेजोनेंस होता है L1 पे, और L1 प्लस ई होता है लैम्डा बाय 4। L1 प्लस ई क्या होता है, लैम्डा बाय 4। ठीक है, हाँ अगर कोई कहेगा मान लो लैम्डा बाय 4 पे, 3 लैम्डा बाय 4 पे, 5 लैम्डा बाय 4 पे, 7 लैम्डा बाय 4 पे, ये ऑप्शन देगा तो लैम्डा बाय 4 अप्रोक्सीमेटली तो यही है, क्योंकि ई तो छोटा सा ही होता है। और दूसरा रेजोनेंस हो रहा है पिस्टन को लेकर नीचे चलेगा, अब यहां पे हो रहा है L2 पे, तो L2 प्लस ई हो जाता है, L2 प्लस ई, L2 प्लस ई हो जाता है 3 लैम्डा बाय 4। तो L2 माइनस L1, बेटा ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, L2 माइनस L1 आ जाता है लैम्डा बाय 2, जो यहां पे आ गया 50, कौन सा क्वेश्चन है, 53 सेंटीमीटर। तो बेटा ये लैम्डा कितना हो जाएगा, 1.06 मीटर हो जाएगा। v इक्वल टू एफ लैम्डा से वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो बेटा ट्यूनिंग फॉर्क जो हम लगाते हैं इसमें, उसके प्रोंग्स वर्टिकल प्लेन में होते हैं। ये एक बार मेंस में क्वेश्चन आया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, वर्टिकल प्लेन में। तो प्रोंग्स जो होते हैं वर्टिकल प्लेन में, ताकि ज्यादा वेव्स अंदर को जाएं, ताकि रिफ्लेक्ट होके आए, ताकि रेजोनेंस अच्छे से सुनाई दे पाए। तो बेटा देखो मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं प्रोंग्स वर्टिकल प्लेन में होते हैं, ये ओपन एंड है, यहां पे डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड होता है, प्रेशर का नोड होता है। कोई कहेगा कि भैया यहां पे डिस्प्लेसमेंट का तो एंटी नोड है, प्रेशर का क्या होता है, नोड। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां प्रेशर का एंटी नोड होता है, जहां डिस्प्लेसमेंट का नोड होता है वहां पे प्रेशर का एंटी नोड होता है। ठीक है, अब v इक्वल टू एफ लैम्डा, फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है क्वेश्चन में, 320 इंटू 1.06, या तो चुपचाप से मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो 6% बढ़ा दो। 6% बेटा 100 का 6% होता है 6, तो बेटा 300 का 6% हो जाएगा 18। 20 का हटा दो यार, ये लूज का भी 6% छोड़ो यार,
तो क्या हो जाएगा 320 बटा 18 338। अब उसके पास का ही ऑप्शन आ जाएगा 339 आंसर दिया है ना। और अगर मान लो लेना होता भैया 20 का भी 6%, तो बेटा अगर 100 का होता है 6 तो 10 का हो जाएगा 0.6 तो 1.2 और एग्जैक्टली आ जाएगा 339.2। तो भी अप्रोक्स में ही जाना। आइए देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था स्क्रू गॉज और वर्नियर कैलिपर्स। स्क्रू गॉज की लीस्ट काउंट क्या होती है? पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन। पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन होता है बेटा। अगर P पिच है बेटा, अगर N सर्कुलर स्केल डिवीजन, N सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना आगे को आ जाता है? P आगे आ जाता है। तो बेटा 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में कितना आगे आएगा? P बाय N। तो मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं? P बाय N। मिनिमम क्या मेजर कर सकते हैं? P बाय N। और बेटा वर्नियर कैलिपर्स में क्या होती है लीस्ट काउंट? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या होती है बेटा? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। कुछ भी मेंशन ना हो वर्नियर कैलिपर्स में तो 1 मेन स्केल डिवीजन होता है 1 mm और 9 मेन स्केल डिवीजन होते हैं 10 वर्नियर स्केल डिवीजन। 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होता है 0.9 mm और लीस्ट काउंट हो जाती है 0.1 mm। लीस्ट काउंट क्या हो जाती है? 0.1 mm। क्या ये बातें याद आ गई हैं? अब यहां पर अच्छा, जो जीरो एरर क्या करनी होती है? ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं? जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करते हैं। जीरो एरर क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। हां, अब बेटा देखो, जो रीडिंग होती है वो क्या होती है? मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर कैलिपर्स की लिख दे रहा हूं माइनस जीरो एरर माइनस, और इसमें क्या आती है बेटा? वही मेन स्केल रीडिंग प्लस लीस्ट काउंट इनटू सर्कुलर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो यहां जीरो एरर क्या है बेटा? नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव करना पड़ेगा, है ना। तो 5 mm तो हो गई मेन स्केल रीडिंग, लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर इंटू 10 कर दिया, ये इंटू सर्कुलर स्केल रीडिंग 25, क्योंकि बेटा n सर्कुलर स्केल डिवीजन में p जाता है, तो 1 सर्कुलर स्केल डिवीजन में क्या जाएगा? p बाय n, वो तो लीस्ट काउंट हो गई। तो बेटा अगर कोई कह रहा है x सर्कुलर स्केल डिवीजन, तो x इंटू लीस्ट काउंट चला जाएगा आगे। तो ये क्या हो गया? 5.25 माइनस माइनस, दो बार माइनस हो गया, प्लस 0.04, तो क्या जाएगा? 5.29 mm। तो सेंटीमीटर में क्या है? 0.529 सेंटीमीटर। बेटा अगर यूनिट्स ना ज्यादा दी हैं बेटा, कई बार ना बच्चे सिली मिस्टेक्स ऐसी तक कराते हैं कि आप लोग क्या करते हैं बेटा, यूनिट ना क्वेश्चन में भी पढ़े और यूनिट ऑप्शन में भी पढ़े। कई बार ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि आप आंसर निकालते हैं यूनिट नहीं देखते हैं, तो ऐसा ना करें। अगर और बेटा अगर दिखा रहा है ना कि नंबर हर जगह सेम है, यूनिट्स अलग अलग है, थोड़ा सा ध्यान दे लें यार। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन किस क्वेश्चन पे आ गए हम लोग? अरे भाई देखो, इसमें I3 तो 0 हो जाएगा और I2 सबसे ज्यादा होगा। नीचे वाली ब्रांच में रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा आएगा, I1 कम आएगा और I3 तो 0 ही आएगा। हटाओ। इसके बाद बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें पूछा है भैया नल पॉइंट कहां पे आएगा? ये E का है, वो E/2 का है, तो लग तो रहा है कि भैया L/2 पे आएगा, 50 पे आएगा। लेकिन बेटा ये भी तो देख लो ना बेटा, कुछ ड्रॉप तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी हो जाएगा, कुछ ड्रॉप तो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस में भी होगा ना। गधी कहीं की। बेटा यहां पर ये E है, ये R है, इसका भी तो कुछ रेजिस्टेंस है ना। तो अब बेटा अगर इसमें जो ड्रॉप आना है वो E का नहीं आना है, E से कम आएगा। ये जो चीज है ये E-x है, तो E/2 का ड्रॉप हाफ में नहीं आएगा, हाफ से तो आगे ही आएगा। लेकिन कब मिलेगा नल पॉइंट? E/2 का तो ड्रॉप कहीं ना कहीं आएगा तो ही मिलेगा नल पॉइंट। बेटा मेरी बात सुनो, अगर मान लो ये भी रेजिस्टेंस R हो और अगर मान लो इसका भी रेजिस्टेंस जो हो ये 100 सेंटीमीटर हो, और अगर ये R, अगर इसका रेजिस्टेंस R हो तो इसमें E/2 का ड्रॉप आएगा, पूरे में तो नल पॉइंट मिलेगा 100 पे। पर अगर ये सोचो ये R से भी कम हो, जैसे मान लो ये R/2 हो, तो बेटा अब इसमें x का ड्रॉप आएगा, इसमें 2x का ड्रॉप आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में ड्रॉप आना है। तो बेटा यहां पर अब E/2 का ड्रॉप आएगा ही नहीं, नल पॉइंट तो अब मिलेगा ही नहीं। नहीं समझ में आया क्या?
संकल्प गधे। अरे बेटा मेरी बात सुनो, यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं, ये ई है, ये आर है। अगर ये भी आर होगा, अगर ये भी आर होगा तो इसमें ई बाई टू का ड्रॉप आएगा। तो ई बाई टू से नल पॉइंट कहां मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा यहां पे। नहीं आया क्या समझ में? अरे विकास, और अगर ये रेजिस्टेंस अगर बढ़ाऊंगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में आता है। जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल में आता है। बेटा मेरी बात सुन लो, जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है, बताया था ना, अगर R1 इसका रेजिस्टेंस है, R2 इसका रेजिस्टेंस है, दो रेजिस्टेंस थे सीरीज में, तो बेटा जो पोटेंशियल ड्रॉप आता है वो R1:R2 में, तो दोनों बराबर बराबर होंगे, तो E/2 का ड्रॉप हो जाएगा। तो बेटा जितना ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा। अगर बराबर बराबर है तो E/2 का ड्रॉप आएगा, तो नल पॉइंट मिल जाएगा। अगर इसका रेजिस्टेंस R से बड़ा होगा तभी E/2 से बढ़ाएगा, तभी नल पॉइंट मिलेगा। पर बेटा मैं आपको बताऊं, मेरा मन कहता है कि अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो वहां पर ना ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, वहां पर ऑप्शन ऐसा होगा, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा, इसका ऐसे दे देंगे जैसे 19R, और कह देंगे नल पॉइंट कहां पे आएगा? 50 पे, 50 से ज्यादा पे, 50 से कम पे। बस ये आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो जो आपको चेक करना होगा वहां पे, ये नहीं चेक करना होगा कि भैया नल पॉइंट मिल भी सकता है या नहीं। हाँ, सेक्शन बी का एक क्वेश्चन अगर मैं पिछले साल का देख लूं तो हाँ ऐसा था कि इस लेवल का भी था, इससे भी भयानक था। तो एक क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूं, जो इन जनरल आप में क्वेश्चन आएगा ना, जो नीट में क्वेश्चन आते हैं इन जनरल, वो ऐसे होंगे कि आपसे कहा जाएगा जो नल पॉइंट आएगा वो L/2 पे आएगा, L/2 से पहले आएगा या L/2 के बाद। तो आंसर क्या होगा? L/2 के बाद। लेकिन यहां पर जो इसमें क्वेश्चन दिया है वो ये दिया है भैया नल पॉइंट जो आना है वो आप आना भी है या नहीं आना है। तो बेटा वो नल पॉइंट दो कंडीशन में नहीं आता, प्लीज मेरी बात सुन ले। नल पॉइंट दो कंडीशन में नहीं आता, एक तब जब जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो अगर मान लो E/2 से कम हो तो नल पॉइंट आ ही नहीं सकता, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, आपने बैटरी की पोलैरिटी गलत लगा दी। तो अगर मान लो क्वेश्चन आता है नल पॉइंट नहीं मिल रहा है, देन व्हाट कैन बी द रीजंस? तो पहला रीजन, आइदर जो बैटरी है वो रॉन्गली कनेक्टेड है, दूसरा जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है पोटेंशियोमीटर वायर में वो बैटरी को जिसका ईएमएफ मेजर करना है उससे कम है। भैया अगर मेरे को स्केल से नापनी है आपकी हाइट, तो स्केल आपकी हाइट से बड़ा होगा तो नाप लूंगा। आ गया समझ में? और पोस्टर, हाँ निष्ठा आ गया समझ में? अच्छा चलिए आइए बेटा, बात सुनिए बहुत ध्यान से। बच्चों देखो, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्या कह रहे हैं बेटा? क्रिकेट मैच है। अब बाइनोक्यूलर से देखें। बेटा देखो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से ना, अपनी दोनों उंगलियां निकालो ईमानदारी से और बिना बेंच का सहारा लिए, दोनों निकालो और एक आंख बंद करके अब सेंटर से छुओ, बिल्कुल सेंटर छूना है। एक बार फटाफट से एक आंख बंद करके बिल्कुल सेंटर से छुओ ईमानदारी से। अब हाथ उठा के बताओ कितने लोग पहली बार में सेंटर छुआने में कामयाब रहे और कितने लोग कामयाब नहीं रहे? मैं नहीं रहा पहली बार में, दूसरी बार में हो पाया। अरे झूठो, एक बार फिर से कर लो। हाँ कामयाब रही थी। छू, आंख एक बंद कर, एक आंख बंद कर, ये छू, इसका छू, सेंटर छू, यहां ये ऐसे करके लेके आ रही। बेटा दो आंखों से डिस्टेंस पता लगता है, एक आंख से निशाना लगाना, इसकी आंख फोड़नी, अब बिल्कुल ठाए फोड़ दूंगा। बेटा एक आंख से पता लगता है डायरेक्शन, एक आंख से 2D रह जाता है। अगर आप 3D मूवी देखने जाते हैं तो बेटा पोलरॉइड्स का वहां यूज किया जाता है। बेटा पहले हम क्या करते हैं, जब शूटिंग हो रही होती है तो दो दो कैमरे से, त्रिशाला बेटा, जैसे अगर आप मान लो हीरोइन हो किसी पिक्चर की और आपकी शूटिंग हो रही है, अच्छा सॉरी तो डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर साहब अब क्या होगा, दो कैमरे से शूटिंग होती है और जब प्रोजेक्ट भी किया जाता है दो अलग अलग प्रोजेक्टर से प्रोजेक्ट किया जाता है और प्रोजेक्ट करने के बाद
एक से ऐसे वाली लाइट आ रही पोलराइज्ड और एक से ऐसे वाली लाइट आ रही है पोलराइज्ड, तो एक में पोलराइजर ऐसा वाला लगा होता है चश्मे में गधे, और दूसरे में पोलराइजर ऐसा वाला लगा होता है, तो इस वाले प्रोजेक्टर की जो लाइट है वो इसी आंख में जा सकती है, इसमें जा ही नहीं सकती। तो हमको एक में वही व्यू आ रहा होता है जैसे लेफ्ट में आना था, एक में राइट, तो हमको बिल्कुल 3D दिख रहा होता है। और अगर मान लो कोई कह दे कि आपकी एक आंख में लगी है चोट और आप गए 3D मूवी देखने, तो आप गधे हो, खाली में पैसे खर्च कर। एक आंख से तो एक वाला ही दिखाई दे रहा है ना व्यू, बल्कि सेंटर वाली शूटिंग वाला देख लेती। तो बेटा कहने का मतलब है कि अगर आंख में लगी है चोट तो फिर 3D मूवी देखने का फायदा नहीं है। तो बेटा कहने का मतलब है बाइनोक्यूलर यूज करने क्यों चाहिए? हाँ हाँ हेलो, दांत जो फाड़े जा रहा है, बाइनोक्यूलर इसलिए यूज करने चाहिए क्योंकि उससे 3D इफेक्ट आएगा। उससे कौन सा इफेक्ट आएगा? 3D। और अगर टेलीस्कोप से देख रहे तो मतलब 3D इफेक्ट नहीं आएगा, और साथ में उल्टी भी इमेज बनेगी। साथ में इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी। बेटा जो टेलीस्कोप होता है ना, उससे उल्टी इमेज बनती है। देखा है कभी टेलीस्कोप में? कद्दू देखा है? झूठो नहीं देखा है तो नहीं देखा तो बोलो नहीं देखा। कह रही यस सर देखा है। तुमने तो देखा भाई, बहुत दूर की चीज को देख रहे, पहली इमेज बन रही है फोकस पे, और ये वाला लेंस क्या करता है? उसको और बड़ा कर देता है, बड़ी इमेज बना देता है। बेटा मैं बस आपसे ये कहना चाह रहा हूं, मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। हाँ बेटा मेरी बात सुन लेंगे बहुत ध्यान से रावत जी, डीएम साहब। बेटा ऐसा है कि जो इमेज बनती है बेटा टेलीस्कोप में वो इन्वर्टेड बनती है। अगर मैच देखोगे तो विराट कोहली वगैरह सारे उल्टे दिखाई देंगे। क्या ये बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई है? तो बेटा उल्टे देखने में कोई मजा नहीं आएगा। कोई अगर ऐसे करके बैटिंग कर रहा पैर ऊपर करके तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बेटा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये बाइनोक्यूलर से 3 डायमेंशनल मिलेगा। अब बाइनोक्यूलर की लेंथ छोटी है, ये बात सही है, बाइनोक्यूलर तो इतने से होते हैं। अरे यार इधर देख ले, बातें करे जा रहे बैठ के लोकपाल, क्या क्या गाली दे रहा उसको? लिप्स तो मैं भी समझ जा रहा हूं, इतनी गंदी गंदी गाली निकाले जा रहा है, कुछ तो शर्म कर यार। हाँ ये देखिए संडे के दिन भी गाली। बाइनोक्यूलर की लेंथ छोटी है, ये बात सच है, लेकिन ये रीजन नहीं है ना, ये रीजन नहीं है। टेलीस्कोप डज नॉट गिव इरेक्ट इमेज, हाँ ये बात सही है। तो बेटा रीजन है बाइनोक्यूलर से 3 डायमेंशनल व्यू मिलेगा और इरेक्ट इमेज आती। तो एसी वाला सही है, बी वाला सही नहीं, तो डी पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्रोमेटिक एब्रेशन की बात करोगे तो क्रोमेटिक एब्रेशन तो हर लेंस से आता है, बाइनोक्यूलर से भी आएगा और इससे भी है। लेकिन अगर यहां दिया जाता है टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, बेटा वो ना कोर्स में नहीं है, पर ना बेटा मैं इसलिए बोल दे रहा हूं, एक आध बार ना मेंस में नाम यूज हो तो बताता हूं। बेटा टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दोनों की जो मैग्नीफाइंग पावर होती है वो FOFE होती है, FO/FE होती है, FO/FE होती है। बस टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप सीधी इमेज बनाता है, उसमें 3 लेंस होते हैं। पहले जो इमेज बनती है उसको दोबारा से एक बार इन्वर्ट करके सीधी इमेज बना के देखा जाता है। जो टेरेस्ट्रियल होता है उससे इरेक्ट बनती है इमेज, एस्ट्रोनॉमिकल में उल्टी बनती है। ठीक है, अच्छा मतलब यार ये मैं इसलिए बस बता दी क्योंकि मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, बस और कोई मेरे पीछे रीजन नहीं था यार। हाँ तो बेटा प्रेशर P को बनाया गया है T के साथ साथ, प्यारे बच्चों बात सुन लो ध्यान से, अगर P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, अरे यार कोई इधर नहीं देख रहा है यार, इधर देखना भाई कृष्णा, क्लास इधर चल रही वहां क्या देख रहा है? हाँ कृष्णा बेटा मेरी बात सुनो, वैसे वो ऐसा नहीं कर रहा है जो साकिब तुम हजरत तुम ऐसा कर रहे थे गधे, अभी रोजे खत्म हुए। हाँ बेटा P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है। बेटा देखो P इक्वल टू nRT/V, बेटा प्लीज मेरी बात सुन ले, बेटा P है nRT/V, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट, इतनी इतनी सी बात पर परेशान हो जाते हैं, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसका मतलब वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कह रहे रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट एब्जॉर्ब्ड। ऐसे क्वेश्चन की वजह से डांटना पड़ता है क्योंकि मैंने कल चेक किया था, वर्क डन क्या आता है आइसोकोरिक प्रोसेस में? 0 आता है। वर्क डन से हीट सप्लाइड का जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा। कह दो आया समझ में? अबे आया या नहीं आया? और क्या ये क्वेश्चन पहले मैं पूछ चुका हूं आप लोगों से पेपर में? बिल्कुल पूछ चुका हूं। पहले जब क्वेश्चन था वो ये दिया था वॉल्यूम और टाइम था,
वहां पर जब पूछा था वर्क डन और हीट सप्लाइड, तो वर्क डन V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T का मतलब है NR बाय P इंटू टी। गधों, इसका मतलब है आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक का मतलब क्या होता है? वर्क डन क्या होगा? P डेल्टा V या NR डेल्टा T। और हीट सप्लाइड क्या होती है आइसोबारिक में? NCP डेल्टा T। तो यहां ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा Cp बाय R। और Cp की वैल्यू क्या होती है? F प्लस टू बाय टू आर। F प्लस टू बाय, ये आएगा आंसर 2 अपॉन F प्लस टू। ये किसके लिए आएगा? आइसोबारिक के लिए आंसर आएगा। पर आइसोकोरिक में तो बेटा जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। भाइयों कह दो आ गया यार। अरे भाइयों बोल दो आ गया। हाँ आप गाली दे देना मैं अगले क्वेश्चन से पहले यार। छोटा सा है बेचारा, वो बिहार से, उसको धमकाया जा रहा है यार। हाँ और देखे भाई इधर बेटा, कह रहे हैं मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बताओ। कह रहे हैं इतना फोर्स आ रहा है, एक चार्ज पार्टिकल है, इतनी वेलोसिटी से चल रहा है। इफ अ चार्ज पार्टिकल ऑफ 10 की पावर माइनस 12 कूलम, बेटा प्लीज मेरी बात सुन लो, इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस विद द वेलोसिटी ऑफ 10 की पावर 5। 10 की पावर माइनस 12 कूलम का चार्ज पार्टिकल है, चल रहा है 10 की पावर 5 से एक्स डायरेक्शन में चल रहा है। एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 10 की पावर माइनस 10 इन वाई डायरेक्शन। 10 की पावर माइनस 10 का फोर्स आ रहा है वाई डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में आ रहा है, तो क्यू वी बी ऊपर को आना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड वी इधर को है, बी नीचे को, तभी तो वी क्रॉस बी ऊपर को आएगा, वी क्रॉस बी ऊपर को, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वो एक ही आंसर है। तो मैं मैग्नीट्यूड निकालने में इंटरेस्टेड ही नहीं हूं, क्योंकि नेगेटिव जेड डायरेक्शन में एक ही है। और लेकिन अगर आपका मन कर जाए नहीं हम तो निकालेंगे, अब वहां पर एक वर्ड मेंशन्ड है, देन द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। ओ, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड का क्या मतलब है आइए बताता हूं। क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ। बी मिनिमम मतलब साइन थीटा, मैक्सिमम मतलब थीटा 90, मतलब 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड। बी मैक्सिमम, बी मिनिमम कह रहे मैग्नेटिक फील्ड की मिनिमम वैल्यू, मतलब बाकी तो सब कांस्टेंट है, खाली अननोन तो ये दो चीजें हैं। तो अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो गया। साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है? 1। और वो कब होता है? 90 डिग्री पे। और वो कब होता है? 90 डिग्री पे। हाँ दीपक बेटा समझ में आ गए? तो निष्ठा पुत्र बेटा मेरी बात सुन लो, आज से ना अब आखिरी दिन तक कोई चिढ़ाएगा नहीं यार, साफ सीधी बात, ये परेशान हो। अरे तो क्या हो गया, मैं तो कभी कभी चिढ़ाऊंगा ही यार। भाई मैं क्यों, अरे नहीं यार तुम क्यों चिढ़ा रहे हो, मैं मना कर रहा हूं ना यार, मैंने तो चिढ़ाना ही कभी कभी। चलो मिटो आके, अरे उठ मिटो आके। हाँ चलो आओ यार, इसमें रोने वाली कोई बात नहीं, को तुम्हारी शादी तो करा नहीं रहे हम किसी से। अरे यार मैं मना कर रहा हूं ना यार, अभी नहीं करना है यार। तुम यार बिल्कुल बेशर्म और मान यार। अरे इधर वाला मिटो दे। हाँ अगला कह रहे हैं, और इतनी इतनी बात पर जाओ, पूरा साल निकल गया तुमको ये करते करते, और तुमको परेशानी हो रही है इस बात पे यार, ये तो पहले दिन रोती है आके। हाँ और इधर देखें, हाँ आर्किशा भट्ट, इसके लिए कर लिया करो, और बाकी की, और अभी तो कोई नहीं करेगा अभी यार, मूड खराब हो गया यार। ये देखो बेटा कह रहे, अरे बेटा इधर देख लो, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, फालतू रोई जा रही है। हाँ बेटा सृष्टि, फैला ले बीमारी जितनी फैलानी है, रोते हो आ जाएंगे रोज रोज। ये तमन्ना है बदतमीजी, पता नहीं कहां से ले आई है बेटा, ये तो रहती मेडिकल कॉलेज, वहां पता नहीं कैसे कैसे वायरस आ जाते हैं। बेटा देखो अब मेरी बात सुन लो, थीटा पे मैग्नेटिक, कह रहे थीटा पे ना डाइपोल से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, वो आ रही है बेटा डाइपोल मोमेंट से परपेंडिकुलर, मतलब वाई डायरेक्शन में। हाँ मिटो ही रहा था, हो गया, थैंक यू। जो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आ रही है ना, सॉरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ना थीटा पे, बेटा वो आ रही है इधर को। बेटा देखो मैं आपको याद दिलाया तो बेटा, पी के ना दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पी कॉस थीटा, एक होता है पी साइन थीटा। गधों इधर देख लो बेटा, एक बार मना कर दे तो समझ जाया करो ना यार। हाँ गधे जीरो,
पी कॉस थीटा की जो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी 2k पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब, और पी साइन थीटा के कारण क्या आएगी के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब। हाँ इधर देख ले अब, के पी साइन थीटा बाय आर क्यूब, तो बेटा जो नेट मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड हो वो क्या जाएगी के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ जब मैंने उधर देखना तब इधर क्यों देखना, पहले इधर देख ले जब मैं समझा रहा हूं, तो जब मैं उधर देख रहा हूं तब इधर देख रही है। तो बेटा के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 1+3 कॉस स्क्वायर थीटा, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी वो पोजीशन वेक्टर से कितने एंगल पे आ जाएगी फाइ पे, तो tan फाइ क्या आ जाएगा बेटा, मेरी मदद कर दो भाई यार, tan थीटा बाय 2। बेटा अगर ये याद नहीं रहा ना तो गोली मार देंगे, इधर आ जरा। tan फाइ क्या आ जाएगा tan थीटा बाय 2। बेटा कह दो आ गया यार, आ गया। बेटा इसको हैंकी दे दो, हाथ से नहीं पहुंचनी चाहिए वो, मतलब बाद में ना बड़ा स्लिपरी से लगेगा हाथ धोते हुए। आइए देखिए, हाँ दीक्षा तुम ज्यादा मजे ना लो, तुम इधर मन लगा लो, बाद में पता कि थप्पड़ बजा दे तुम्हें। हाँ बेटा मेरी बात सुन लो ध्यान से। हेलो, इसका नाम क्या है, शिवम, क्यों आए? चलो कोई बात नहीं, सही है, कभी कभी तो आना भी चाहिए। ये थीटा पे है, और बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वो इससे भी फाइ एंगल पे आती है, और ये कह रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो वाई डायरेक्शन में आ रही है। बेटा प्लीज मेरी बात सुन लो यार, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो इससे जो आ रही है वो 90 माइनस थीटा एंगल पे आ रही है, क्योंकि टोटल 90 घूमना, थीटा तो ये हो गया, अब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस, तो tan फाइ दैट इज tan 90 माइनस थीटा इज tan थीटा बाय 2, tan फाइ इज tan थीटा बाय 2। अब ये क्या हो जाएगा cot थीटा 1/tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा रूट 2। ये तो आंसर याद होना चाहिए, ये भैया बड़ी बार पूछी प्रॉब्लम है जेईई मेंस की, आपको ये आंसर रटा होना चाहिए। किस थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में आएगी, tan थीटा इक्वल टू रूट 2 पे। किस थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई डायरेक्शन में आएगी, tan थीटा इक्वल टू माइनस रूट 2। वहां पे इधर हो जाएगी और यहां पे इधर हो जाएगी। आगे और यार नहीं, आज से नहीं चिढ़ाएंगे यार भाई, साफ सी बात, पता लग भाई अपने को ना भी ये रखना है, और घर जाके तो मूड ठीक ही रहेगा वैसे तो, है ना, घर जाके भाई परेशान ना रहना कि भाई चिढ़ा दिया था क्लास में, ये नॉर्मल है। तो क्या हो गया, घर पे भी तो भाई, घर पे रहते तो तुम्हारा भाई चिढ़ा रहा होता भाई, पता नहीं किच्छा में हर एक मोहल्ले में लोग चिढ़ा ही रहे होते। अरे यार अब उसको ये वाला कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है भाई, MR1234 वालों को पता है, उजैर। हाँ ये देखिए, हाँ ये देखिए, अब बेटा ये आगे tan थीटा इक्वल टू रूट 2। इसके बाद बेटा अगर वोल्टेज V है, करंट आई है, तो बेटा जो पावर बेटा कितनी डिलीवर करेंगे VI, कितनी पावर एब्जॉर्ब होगी VI। बेटा VI हमेशा होती है पावर, I²R हमेशा नहीं होती है पावर। प्लीज मेरी बात सुन लें, जब हम पावर डिलीवर कर रहे होते हैं VI होती है हमेशा, पोटेंशियल डिफरेंस V है, वन चार्ज को फ्लो करने के लिए जो एनर्जी लगेगी V लगेगी, पर VI जो है वो, अब वन चार्ज अगर एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो होता है वो I होता है, तो VI हर एक एलिमेंट के लिए ट्रू है, इंडक्टर के लिए, मोटर के लिए, कैपेसिटर के लिए, हर एक अप्लायंस के लिए ट्रू है। पर V इक्वल टू आई आर रेजिस्टर के लिए आएगा, तो बेटा फिर I²R जो बनता है वो खाली और खाली रेजिस्टर के लिए होता है, ठीक है। तो यहां पे VI हो जाएगी पावर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन है और ये ना गायब है, मतलब क्वेश्चन कोई दिक्कत की बात नहीं, इलेक्ट्रॉन ना कह रहे इनिशियल वेलोसिटी V0 है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस E0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर को है माइनस E0 आई कैप। अब बेटा देखो मेरी बात सुन लो, तो U प्लस AT से लेते हैं, U प्लस AT, और ये आगे U प्लस AT से क्या आ जाएगी वेलोसिटी, लेमडा इक्वल टू H/mv से आ जाएगा बेटा डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बेटा प्लस में आना चाहिए नीचे, और ऐसा एक ही ऑप्शन है, बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 24, ऐसा आपको लग सकता है ये क्वेश्चन ट्रांजिस्टर का है, पर बेटा मैं आपको ये बता रहा हूं ये क्वेश्चन तो सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। और बेटा ट्रांजिस्टर के ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं, ऐसे आते हैं कि अगर आपने ट्रांजिस्टर कुछ नहीं पढ़ रखा है तो भी आप कर सकते हैं, अगर आप अपना क्वेश्चन पर भरोसे से पढ़ लें।
मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको कुछ भी ना मालूम हो, जीरो मालूम, आपको बेसिक फॉर्मूले मालूम होने चाहिए। 1/अल्फा माइनस 1/बीटा 1 होता है, 1/अल्फा माइनस 1/बीटा 1 होता है ना, और अल्फा आईसी बाय आई होता है, अल्फा आईसी बाय आई होता है, अल्फा आईसी बाय आई होता है, बीटा आईसी बाय आई होता है, बीटा आईसी बाय आई होता है। एमिटर जो होता है वो मॉडरेटली साइज्ड होता है, हैवीली डोप्ड होता है। ये तो मैं मतलब ज्यादा बातें बता रहा हूं। बेस थिन होता है, लाइटली डोप्ड होता है। ये बेटा अभी तो इस क्वेश्चन के लिए तो इतनी सी ही बातें चाहिए थी, एक्चुअली खाली यही चाहिए थी। बेटा बीटा में बी आ रहा है तो इसलिए बी आएगा। अल्फा ए से होता है, अल्फा वॉवल वाला आएगा आईसी बाय आई। अब बेटा देखो इसके बाद अगर कोई पूछेगा अल्फा और बीटा में वैल्यूज बताओ क्या क्या आती हैं, तो बेटा देखो ये है आउटपुट करंट आईसी बाय आईबी है, और ये आईसी बाय आई है। आई होता है आईबी प्लस आईसी, आई क्या आता है आईबी प्लस आईसी। ये रटने की जरूरत नहीं है, मतलब ये ऐसा होता है, मान लो पीएनपी है, यहां से करंट आ रहा है आई और यहां चला गया आईबी है ना बेस में, और यहां से निकल गया आईसी। तो आई इक्वल टू आई बी प्लस आईसी, आई इक्वल टू आई बी प्लस आईसी। अब बेटा ये जो बेस में जो करंट जाता है बेटा, ये इनिशियल का 2-5% ही जाता है, तो ये 2 से 5 है, ये 100 है मान लो, ये 95 98 ऐसा है, तो बेटा 95/5 ये 19 टाइप का आ जाएगा आईसी बाय आईबी। ये बड़ी वैल्यू आएगी, 1 से काफी बड़ी आएगी। और आईसी बाय आई, आईसी जो है बेटा वो आई से छोटा है, 95 98% है, 90% भी हो सकता है, तो ये अल्फा जो आएगा वो 1 से छोटा आएगा, बीटा जो होता है वो 1 से बड़ा होता है। अल्फा 1 से छोटा होता है, बीटा 1 से बड़ा होता है, अल्फा 1 से छोटा होता है और बीटा 1 से बड़ा होता है। इसके बाद बेटा अब देखो यहां पर क्या कह रखा है क्वेश्चन में, वीसीई भी जीरो है, दैट इज कलेक्टर और एमिटर के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है, वीबीई भी जीरो है, बेस और एमिटर के क्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप जीरो है। मतलब सी बी और ई तीनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर है, तीनों का जो पोटेंशियल है वो बराबर है। सुन लो गधों, यहां पे 20 वोल्ट है और यहां पे 0 वोल्ट हो गया। कैसे पता लगा 0? क्योंकि यहां तो 0 क्वेश्चन में गिवन है, एमीटर की तो अर्थिंग कर रखी है, वो तो गिवन है। ये 0 वोल्ट है तो ये भी 0 हो गया, और यहां पर वीआई गिवन है आपको कितना 20 वोल्ट, वीआई भी 20 है, और ये रेजिस्टेंस कितना है बेटा 500 किलो ओम, और यहां पर कितना है बेटा, ये तो 0 वोल्ट है। तो बेटा करंट फ्लोस फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट का डायरेक्शन ये बनाओगे, और बेटा आएगा कितना 20/500 मिली एम्पियर में कर लेना, किलो नीचे तो बन जाएगा मिली, तो 20/500, 2/50, 1/25, 4/100, 4/100, 40 माइक्रो एम्पियर। कितने ऑप्शन में आ गया? 6। अब यहां पे कितना बन जाएगा 20 ये कितना है, ये 4 है, तो 20/4 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। अब ये 5 मिली एम्पियर कितने में आ गया? एक ही में आ गया, एक ही में आ गया। मतलब अगर बीटा नहीं मालूम होता तो भी कर पाते, बीटा नहीं मालूम होता तो भी आईसी बाय आईबी होता, वैसे आप डिवाइड कर सकते, निकाल सकते। अगला क्वेश्चन बेटा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज सुनेंगे बात ध्यान से। ये 12 वोल्ट की बैटरी है, ये आर है, ये 500 है, 500 ओम, ये आर, ये 2 वोल्ट है, और कह रहे हैं इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप, यहां पे गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन आ रहा है। अब नो डिफ्लेक्शन का मतलब होता क्या है बेटा, बेटा मेरी बात सुनो, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां 2 वोल्ट है, तो यहां पर भी 2 वोल्ट होगा, तो बेटा इसमें 2 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है, तो इसमें अब यहां 0 वोल्ट है तो यहां क्या हो जाएगा 12 वोल्ट, इसमें 10 वोल्ट का ड्रॉप है, इसमें 2 वोल्ट का ड्रॉप है, तो बेटा 5 टाइम्स ड्रॉप इसमें है, तो इसमें 1/5 का ड्रॉप है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा 1/5, क्योंकि आई आर जो होता है वो पोटेंशियल ड्रॉप है, आई दोनों में सेम है। कह रहे इसमें तो करंट जा ही नहीं रहा है ना,
तो आई दोनों में सेम है, तो बेटा इसमें जो ड्रॉप आ रहा है वो इससे 5 टाइम्स आ रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस भी 5 टाइम्स, मतलब 100 ओम हो गया। कितना हो गया? 100 ओम हो गया। पेपर अच्छा है, ध्यान से देखें। एन इंडक्टर 20 मिली हेनरी, कैपेसिटर 100 माइक्रोफेरेड, रेजिस्टर 50 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस द सोर्स ऑफ ईएमएफ, इतना पावर लॉस इन दी सर्किट। प्लीज मेरी बात सुनेंगे, पावर लॉस पूछा। अच्छा, कितने लोगों ने क्वेश्चन जब पेपर में आया था तो ये सॉल्व किया था, मतलब आंसर टिक नहीं किया था डायरेक्टली? कितने लोगों ने वैल्यू निकाली थी पूरी मल्टीप्लाई डिवाइड करके? बस बात। अच्छा, टिक करने वाले कितने लोग थे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। भले अगर अभी आपको आता भी है तो आप यहां के एग्जाम में ये ना करें कि टिक करें, यहां के एग्जाम में आप वैल्यू निकाल लें। और बेटा अगर आप वैल्यू टिक कर रहे हैं तो प्लीज मेरी एक बात मान लेंगे बहुत ध्यान से, आप पेपर में क्वेश्चन पूरा पढ़ जरूर लें, कहीं थोड़ा बहुत चेंज तो नहीं है। अच्छा, अब बेटा देखो ओमेगा क्या दे रखा है? 100 पाई, ये दिख गया आप लोगों को। एक्सएल क्या हो जाएगा? ओमेगा एल। बेटा कोई मदद कर दो, ओमेगा क्या है? 100 पाई, और एल कितना दे रखा है बता दो जरा? 20 इंटू 10 की पावर -3। तो ये बेटा चुपचाप से ना ये 3 जीरो उड़ा दो, ठक ठक ठक, तो क्या आ जाएगा? 2 पाई। एक्सी क्या होता है बेटा? 1 बाय ओमेगा सी। बेटा प्लीज मेरी मदद करें, ओमेगा क्या है? 100 पाई, और सी कितना दे रखा है? 100 माइक्रोफेरेड। तो ऊपर 10 की पावर 6 आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 उड़ जाएगा, 100 बचेगा। अब पाई से मल्टीप्लाई करो, पाई से डिवाइड करो, पाई स्क्वायर क्या होता है? 10। ये क्या आ गया? एक्सी क्या आ गया? 10 पाई। अब पावर लॉस लिख दो डायरेक्ट। पावर लॉस क्या आता है? वीआरएमएस आईआरएमएस, कोई मदद करो, कॉस फाई। वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई, वीआरएमएस आईआरएमएस, वीआरएमएस आईआरएमएस कॉस फाई। अब बेटा कॉस फाई क्या होता है? आर बाय जेड। बेटा ये एक्सप्रेशन पूरा आना चाहिए, जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे आपको भी लिखना आना चाहिए। कॉस फाई हो गया आर बाय जेड। क्या ये बात याद आ गई है? पूरी फोटो याद आ जाती है आर बाय जेड से। आई नॉट आर, आई नॉट एक्सएल, आई नॉट एक्सी, आई नॉट एक्सएल माइनस एक्सी, आई नॉट जेड, ये वी नॉट कॉस फाई आर बाय जेड। अब वीआरएमएस आईआरएमएस क्या हो जाएगा? वीआरएमएस बाय जेड, तो वीआरएमएस स्क्वायर आर बाय जेड स्क्वायर। अब देखो जो क्वेश्चन में आप कह रहे हो कैलकुलेशन बड़ी ताबड़ तोड़े, देखते हैं क्या कैलकुलेशन। वीआरएमएस स्क्वायर, वी नॉट क्या है? 10 बाय रूट 2 का स्क्वायर, 100 बाय 2, मतलब वीआरएमएस स्क्वायर हो जाएगा 50। सही कह रहा हूं? आर फिर से 50, जेड स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, आर स्क्वायर 2500, और एक्सएल माइनस एक्सी क्या हो जाएगा बेटा? 2 पाई, और ये 10 पाई, 8 पाई का स्क्वायर, 8 पाई का स्क्वायर क्या? 64 पाई स्क्वायर, 640। आप बहुत ध्यान से देखिए, 2500 में जो हम जोड़ रहे हैं वो उसका 1/4 जोड़ रहे हैं। 2500 में लगभग हम उसका 1/4 जोड़ रहे हैं। आप ध्यान से देखिए, आप कहोगे वो 625 होता है। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर 2500 ऊपर है 2500 नीचे है, उसमें 2500 जोड़ते ना तो वैल्यू हाफ बनती। यहां पर ये पक्का है 1 से कम आंसर आएगा, पर बेटा 1 से थोड़ा सा ही कम है, ज्यादा कम नहीं है, हाफ तक नहीं पहुंच रहा है। 1 से कम आंसर जो दिए हैं क्वेश्चन में वो दिए हैं 2, तो बेटा पक्का है 0.43 नहीं हो सकता, क्योंकि 0.5 के लिए वैल्यू 640 नहीं होनी चाहिए, 2500 होनी चाहिए, और बड़ी होगी तो 0.43 बनेगा। पूरा तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहती। अगला क्वेश्चन में बेटा आपको कहा गया है, प्लीज मेरी बात सुने। जी प्यारे बच्चों देखो, यहां पर मेरे को कहा गया, ध्यान से सुन लो बेटा। कह रहे हैं मिरर ऑफ 1 मीटर लेंथ हैंग्स ऑन अ वॉल, अ मैन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, 2 मीटर दूरी पे एक आदमी खड़ा है। ये 1 मीटर का मान लो मिरर है, ये मान लो मिरर है 1 मीटर का। अब बेटा और कह रहे हैं 4 मीटर का रूम है, 2 मीटर पीछे वॉल है, वो वॉल की इमेज 4 मीटर आगे बन जाएगी यहां पे।
तो ये मिरर में कितनी लेंथ की वॉल दिखाई देगी? यहां से देखा उसने, यहां से देखा, 2 मीटर पे 1 मीटर, तो 6 मीटर पे 3 मीटर। 2 मीटर पे मिरर है, 1 मीटर का मिरर है, और 6 मीटर पे वॉल बनेगी जो इमेज उसको दिखाई देगी। तो बेटा 2 मीटर पे 1 मीटर, तो 6 मीटर पे 3 मीटर। 2 मीटर पे आदमी खड़ा है, 1 मीटर का मिरर है। अब ये जो दीवार है जो 4 मीटर पीछे, उसकी इमेज यहां पे 4 मीटर आगे बन गई, तो यहां से कितने पे हो गई? 6 मीटर पे हो गई, इससे 3 टाइम्स हो गया। अगर 2 पे 1 है तो 6 पे 3 हो जाएगा ना यार। बीपीटी नहीं है क्या? गधी आ गया? ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है वैसे, ज्यादा रेयर। प्लेन मिरर मतलब वही है, 3 4 5 साल में एक क्वेश्चन आता है, 3 4 साल में एक क्वेश्चन वाला है ये इंपॉर्टेंट नहीं, पर आ जाए तो नुकसान भी कुछ नहीं है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री वो ज्योमेट्री है। हाँ ये देखें, इसके बाद बेटा कहा गया है, कह रहे हैं भैया डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिए कैपेसिटर में, न्यू करंट क्या हो जाएगा? अबे यार ये तो मैं थक गया हूं क्वेश्चन बता बता के यार। V बाय जेड, जेड होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर। बेटा लेकिन अगर एसी वोल्टेज सोर्स है तो बेटा पढ़ लेते हैं एसी वोल्टेज है डीसी है, नहीं तो फिर गड़बड़ होती है। अब सी के बदले क्या कर दिया? डाइलेक्ट्रिक डाल दिया, के सी कर दिया, तो बेटा यहां पर क्या हो गया? डिनोमिनेटर बढ़ गया, वैल्यू कम हो गई, तो नेट में वैल्यू बढ़ गई, करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ जाएगा। यार कह दो आ गया भाई यार। अब बेटा कैपेसिटर को अगर हम चार्ज करते हैं, बेटा कैपेसिटर की चार्जिंग पे क्वेश्चन आया है। यहां पर देखो बेटा, मेरे को एक बात बहुत कायदे से मालूम है, कैपेसिटर में और इंडक्टर में फर्क क्या होता है? इंडक्टर जीरो टाइम पे कैसे बिहेव करता है? इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की तरह, और इन्फिनाइट टाइम पे गधे जीरो रेजिस्टेंस की तरह, और कैपेसिटर जीरो टाइम पे जीरो रेजिस्टेंस की तरह, बाद में इन्फिनाइट रेजिस्टेंस की तरह। तो अभी तो बेटा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, इनिशियली तो करंट ज्यादा आएगा, इनिशियली चार्ज जल्दी जल्दी बढ़ेगा, बाद में हल्के हल्के बढ़ेगा, बाद में करंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिम्मी पुत्र बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं ना बेटा, पहले जो करंट होगा, पहले कैपेसिटर कैसे एक्ट करता है? जीरो रेजिस्टेंस, तो पहले करंट क्या आएगा बेटा? ज्यादा आएगा, और बाद में क्या होगा बेटा? ये बन जाता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, हल्के हल्के इसका रेजिस्टेंस बढ़ता है, इसका अपोजिशन बढ़ता है कैपेसिटर का। कैपेसिटर का अपोजिशन समय के साथ साथ, अपोजिशन बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, तो चार्ज डिपॉजिट होने में समय बाद में ज्यादा लगेगा। पहले क्या है, तुम भाग भाग के बाल्टी से पानी लेके आ रही हो, तो पहले एक बाल्टी लाने में क्या वो समय क्या लगा बेटा? कम लगा। अगली एक बाल्टी में आप थक गई हो, अब आपको समय क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। तो बेटा यहां पर क्वेश्चन वही है, कह रहे हैं कंसिडर अ चार्जिंग कैपेसिटर सर्किट। अब कह रहे हैं Q1 बी दी चार्ज गिवन टू दी कैपेसिटर इन अ टाइम 10 मिली सेकेंड, और Q2 दिया गया नेक्स्ट 10 मिली सेकेंड में। तो पहले 10 मिली सेकेंड में ज्यादा होगा, Q2 जो होगा वो लेस देन Q1 होगा। पहली बात, Q2 जो होगा वो लेस देन Q1 होगा। यही क्वेश्चन जो है, अगर मान लो, अगर आपको क्वेश्चन मैं भी बताता हूं, यही क्वेश्चन अलग चैप्टर में सेम क्वेश्चन कैसे बन सकता है वो भी बताता हूं। Let 10 microcoulomb charge be deposited in the time interval t1 and next 10 microcoulomb is deposited in time interval t2, तो t2 t1 से बढ़ाओ। पहले 10 माइक्रोकुलाम को लाने में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि पहले करंट ज्यादा है, पहले करंट, पहले रेजिस्टेंस कम है। क्या दो आ गया समझ में यार? बाद में रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया, करंट कम हो गया, वही चार्ज आने में टाइम ज्यादा लगेगा। ये क्वेश्चन अब आपको कहां मिल सकता है बेटा? मेरी बात सुने ध्यान से। कह देंगे हमने एक क्वाइट पॉन्ड में, मतलब कोई हलचल नहीं है, हमने एक बॉल को ड्रॉप किया। कह देंगे शुरू का 10 मीटर ट्रेवल करने में टाइम लगा t1, और बाद का उससे अगला 10 मीटर ट्रेवल करने में टाइम लगा t2। हल्के हल्के रफ्तार क्या होगी बेटा? बढ़ेगी।
बेटा जैसे जैसे वो नीचे जाएगा एक टाइम बाद तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, टर्मिनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो बेटा पहले क्या होगा, वेलोसिटी कम है, पहला 10 मीटर ट्रेवल करने में टाइम ज्यादा लगेगा, अगला 10 मीटर ट्रेवल करने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। कह दो आ गया समझ में। या वो ये भी पूछ सकता है आपसे, बेटा मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, वो आपसे ये कह सकता है पहले 5 मीटर पर सेकंड से वेलोसिटी बढ़ने में टाइम लगा है t1, अगला 5 मीटर पर सेकंड बढ़ने में टाइम क्या लगेगा। बेटा जब आपने बॉल को अंदर छोड़ा पानी में, तो बेटा जो फोर्स है जो कांस्टेंट रहेगा, वो दो फोर्स है जो कांस्टेंट रहेंगे, एक mg और एक ρvg। इतना परेशान थोड़ा ना होता है, सॉरी। तो चल ठीक है, वीडीजी माइनस रोवीजी, वीडीजी माइनस रोवीजी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, मास इंटू जी वेट, और रोवीजी ऊपर को आ जाएगा। तो वीडीजी माइनस रोवीजी, बेटा ये जो नेट फोर्स है, ये जो दो चीजों का फोर्स है एमजी और रोवीजी, वो कांस्टेंट वाला पार्ट है। और दूसरा कौन सा है, 6 पाई ईटा आरवी। दूसरा कौन सा है गधे कृष्णा, इधर देख ले, 6 पाई ईटा आरवी। तो बेटा मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कृष्णा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना, जो बेटा फोर्स है नेट वो कम होता जाएगा। तो बेटा अगर कोई कहेगा बॉल को अभी छोड़ा है, अभी बेटा वेलोसिटी कम है, एंजल इधर देख ले, सोना ही है तो घर जाके सो, घर जाके सो। हाँ तो बेटा मैं ये कह रहा हूं ना, वीडीजी माइनस रोवीजी माइनस 6 पाई ईटा आरवी। तो बेटा क्या है, पहले ना बेटा जब मैंने बॉल को छोड़ा है, पहले नेट में फोर्स नीचे, क्योंकि 6 पाई ईटा आरवी है ही नहीं, नेट फोर्स ज्यादा है, वेलोसिटी जल्दी जल्दी बढ़ेगी। और बाद में जैसे जैसे 6 पाई ईटा आरवी बढ़ता जाएगा, नेट फोर्स कम होता जाता है, एक टाइम आता है वीडीजी माइनस रोवीजी को 6 पाई ईटा आरवी बैलेंस कर लेता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी होती है, जिसकी वैल्यू होती है 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाय ईटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाय ईटा, 2/9 आर स्क्वायर डी माइनस रो जी बाय ईटा। कितने फोर्सेस को बैलेंस किया जाता है, 3 फोर्सेस को, 2 सेम डायरेक्शन में होते हैं और एक अपोजिट। mg नीचे को होता है, रोवीजी और 6 पाई ईटा आरवी ऊपर होते हैं। mg नीचे को होता है, रोवीजी और 6 पाई ईटा आरवी ऊपर को होते हैं। तो बेटा शुरू का 5 मीटर पर सेकंड बढ़ने में जो टाइम लगेगा कम लगेगा, अगला 5 मीटर पर सेकंड बढ़ने में टाइम जो लगेगा वो उसी टाइप का क्वेश्चन उसमें भी बन सकता है, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। अगला कह रहे हैं इन केस ऑफ डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, बेटा कह रहे हैं जो स्लिट विड्थ है, बेटा मेरी बात सुने, जो स्लिट विड्थ है वो लेमडा के बराबर है। अगर बेटा स्लिट विड्थ लेमडा के बराबर है, प्यारे बच्चों मेरी बात सुन लो ध्यान से, अगर स्लिट विड्थ लेमडा के बराबर है, अगर स्लिट विड्थ लेमडा के बराबर है, इसका मतलब क्या है, अगर ए और लेमडा बराबर है तो पहला मिनिमा कहां आएगा, ए साइन थीटा इक्वल टू 1 लेमडा। बेटा और ये दोनों बराबर है तो साइन थीटा 1, तो पहला मिनिमा कहां पे आना है, 90 पे, मतलब इन्फिनाइट पे पहला मिनिमा आना है। 90 मतलब इन्फिनाइट, मतलब जो मिनिमा आना है वो तो इन्फिनाइट पे आना है। तो मैं कह सकता हूं पूरी वॉल पे लाइट होगी लेकिन यूनिफॉर्म नहीं होगी, दूर जाते जाते घटती जा रही। नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन, कहीं पर भी मिनिमा नहीं दिखाई देगा, पूरी वॉल पे लाइट होगी। नॉन यूनिफॉर्म इल्यूमिनेशन। बेटा एक इसी टाइप का क्वेश्चन होता है जो कई बार पूछा जाता है, फिर से वही बात कह रहा हूं कि मन नहीं कर रहा है बताने का वैसे, क्योंकि ना मेंस में आता है लेकिन थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट ऐसा होता है। बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये दो कह देंगे, 2 स्लिट्स हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, प्लीज बात सुने, 2 स्लिट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। मान लो कह देंगे ये जो डी है ना, ये है 5.3 लेमडा, कितना है, अब कह देंगे बताओ कितने मैक्सिमा दिखाई देंगे। तो बेटा देखो पाथ डिफरेंस थीटा पे क्या आता है, डी साइन थीटा, थीटा पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, डी साइन थीटा, थीटा पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, अरे गधों इधर देख लो, थीटा पे पाथ डिफरेंस क्या होता है, तो मैक्सिमम पाथ डिफरेंस क्या आता है, डी आता है, वो कहां आता है, 90 पे, वो कहां आता है, तो कहीं पे 5.3 लेमडा आना है मैक्सिमम, कहीं पे 5 लेमडा भी आएगा, फिर 4 भी आएगा, 3 2 1, फिर वैसे 1 2 3 4 5 और एक बीच का, तो 10 नीचे
5 नीचे 5 ऊपर 1 बीच में, कितने हो जाएंगे 11। कितने हो जाएंगे 11। अगर कोई कहेगा 5.3 लैम्डा अगर डी है, बताओ कितने मैक्सिमास दिखाई देंगे, तो 5 नीचे 5 ऊपर 1 बीच में, कितने हो जाएंगे 11। ऑड आएगा नंबर, वैसे भी नंबर क्या आएगा ऑड। बेटा जो मैक्सिमा बनते, बेटा जो डी साइन थीटा आता है, थीटा पे जो पाथ डिफरेंस आता है वो डी साइन थीटा आता है, तो 90 पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा गधे अहमद, 90 पे पाथ डिफरेंस क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। तो बेटा अगर 90 पे पाथ डिफरेंस ना बेटा अगर डी आ जाएगा, ये डी होता है 90 पे पाथ डिफरेंस, तो बेटा वो 5.3 लेमडा यहां आ रहा है, यहां पे 5 लेमडा आएगा, और नीचे आऊंगा तो कम होता जाएगा 5 लेमडा, 4 लेमडा, 3 लेमडा, 2 लेमडा, लेमडा, 5 मैक्सिमम ऊपर 5 नीचे 1 बीच में, कितने हो गए 11। पर अगर मान लो क्वेश्चन में मेरे को कहता 5 लेमडा है डी, तो इंफिनिटी पे कौन सा आएगा डी साइन 90, जो अब 5 लेमडा इनफाइनाइट पे हो तो इनफाइनाइट वाला दिखाई नहीं देगा। इनफाइनाइट वाला बेटा एक्चुअली 90 का मतलब ये हो गया ना यहां पे बनेगा, तो वो स्क्रीन थोड़ी ना, तो फिर पांचवा वाला दिखाई नहीं देगा। फिर कौन सा दिखाई देगा चौथा वाला, तीसरा, दूसरा, पहला, तो 4 ऊपर 4 नीचे 1 बीच में 9 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 9। तो बेटा अगर डी कोई कह देगा 5 लेमडा है तो कितने मैक्सिमा आएंगे, तो बेटा डी अगर 5 लेमडा है तो 9 आएंगे मैक्सिमा। डी अगर कोई कह देगा 5.4 लेमडा है तो कितने आएंगे, तो फिर पांचवा वाला दिखाई देगा, फिर 11 हो जाएंगे। अच्छा अगर डी मान लो कोई कहता है 7 लेमडा है, पेमा डी अगर कोई कहता है 7 लेमडा तो बताओ कितने मैक्सिमा दिखाई देंगे बेटा 13, 6 ऊपर 6 नीचे 1 बीच में 13 हो जाएंगे। तो बेटा ये मतलब मेरे को उम्मीद थोड़ी कम है, पर बता दे रहा हूं, मतलब मालूम एग्जैक्टली नहीं होता है क्योंकि वो सेक्शन बी जुड़ा है, तो थोड़ा थोड़ा सा टफ आपको आदत होनी चाहिए। अगर ये सेक्शन बी वाला पंगा ना होता तो मैं इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा नहीं करता। हां इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा क्या कह रहे हैं, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं टू अंडरस्टैंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्राफ इज प्लॉटेड, कह रहे कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन वर्सेस फोटो करंट। जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी उतना फोटो करंट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी बढ़ती चली जाती है फोटो करंट बढ़ता चला जाता है। बेटा अगर 10 फोटोन आते हैं 1 इलेक्ट्रॉन निकलता तो 20 फोटोन आएंगे तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। जैसे जैसे आप फोटॉन्स का नंबर बढ़ाते चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं, इंटेंसिटी के साथ साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे बदलाव आएगा, नहीं नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हार्दिक बिस्ट ऐसा होता, स्टॉपिंग पोटेंशियल तो तब बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन बढ़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे डिपेंडेंट होता है अगर मेटल फिक्स है तो, नहीं तो हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल 2 चीजों पे डिपेंड, एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पे, दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे, दूसरा वर्क फंक्शन ऑफ मेटल पे। अच्छा अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाता है, फ्रीक्वेंसी को घटाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल घट जाता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि फ्रीक्वेंसी घटाएं तो फोटो करंट अचानक से जीरो ही हो जाए, क्योंकि अगर मान लो फ्रीक्वेंसी घट के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम हो गई तो फोटो करंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। ये एस्पेक्ट दिमाग में रखेंगे। इसके बाद बेटा डोपिंग बेस की क्या होती है बेटा, सबसे कम होती है कलेक्टर और एमिटर से कम होती है, सबसे ज्यादा डोपिंग होती है एमिटर में, कलेक्टर में बीच की। अगला क्वेश्चन में पूछा हाफ लाइफ कहां रही, 100 से 50 होने में टाइम क्या लग रहा है 3 आवर्स। अब 3 आवर्स किस किस ऑप्शन में दिए है, 2 ऑप्शन में दिए। अब बेटा सवाल यह आता है कि अब जो क्वेश्चन में वर्ड यूज किया द हाफ लाइफ ऑफ मटेरियल एंड टोटल काउंट इन फर्स्ट हाफ लाइफ पीरियड। अब टोटल काउंट ये तो अब पता ही नहीं वर्ड क्या होता है। अब बेटा क्वेश्चन अगर आप दोबारा पढ़ेंगे तो काउंट का मतलब थोड़ा थोड़ा नहीं भी दिखेगा, तो भी क्वेश्चन कैसे करना है दिख जाएगा। आप ग्राफ पढ़िए, ग्राफ पे क्या लिखा है, वाई एक्सिस पे काउंट रेट पर मिनट, हमको काउंट बताना तो काउंट पर मिनट दिया है, इनटू काउंट पर यूनिट टाइम दी, इनटू टाइम कर दो, मतलब कितने फूट गए उसकी बात है, कितने फूट गए। ये एक्टिविटी का ग्राफ दिया है,
कितने फूट रहे हैं पर यूनिट टाइम, उसका ग्राफ दिया है। ये एक्टिविटी का बेसिकली ग्राफ दिया है आपको। अब बेटा पूछ रहे हैं कि हाफ लाइफ में कितने फूट जाएंगे अप्रोक्सीमेटली। एक्टिविटी 100 से क्या हो जा रही है 50 हो जा रही, तो एवरेज एक्टिविटी क्या हो जाएगी 75 इंटू टाइम 3 घंटे हैं, मिनट में कितनी हो जाएगी 3 इंटू 60, मिनट में कितनी हो जाएगी 3 इंटू 60। खत्म बात। ये आंसर, अब इतना बड़ा आंसर तो पक्का पता लग रहा है 3 आवर्स के साथ में कौन सा वाला होना चाहिए 14100। क्यों कैलकुलेट करूं, क्योंकि एक में 3 आवर्स के साथ 235 भी दिए पर मिनट है और नीचे आवर्स है, तो आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करना होगा। अगला क्वेश्चन, अब बेटा ये जो क्वेश्चन था बी ऐसे बना रखा है, इसका मतलब बाहर को है या अंदर को है बताइए, बाहर को है। लेकिन अब सवाल ये था ना कि यहां पर ऐसे लगा हुआ है, अब एक्चुअली हुआ क्या होगा, वो मतलब ये एरो ऐसे ही होना चाहिए, बी वेक्टर है और ये डायरेक्शन बता रहा है बाहर को। अब वो तीर का डायरेक्शन पलट क्यों गया है, अब ये कंप्यूटर ऑपरेटर की दिक्कत है, वो भी मेरे नहीं एलन वाले के। मैंने तो उनका एफएसटी में से उठाए थे क्वेश्चन यार। तो यार उन्होंने एरो टेढ़ा लगाया, तो कुछ बच्चों ने मतलब एरो को इधर को ही मान लिया कि भाई मैग्नेटिक फील्ड इधर। अच्छा ऐसे कितने लोग थे जिन्होंने मैग्नेटिक फील्ड इधर को मानी थी लेफ्ट में, 1 2 3 4, हाँ ये कम लोग ही मानेंगे। अब वो कम ही लोग होते हैं जो ऐसा मतलब उटपटांग चीजें मान सकते हैं, क्योंकि जब बना हुआ है ये गोला बेटा मैग्नेटिक फील्ड तो क्रॉस या डॉट से ही दिखाते हैं, तो गधे कम ही होते हैं वैसे एक्चुअली में। तो कुछ लोग ना सोच रहे थे कि तो बहुत बड़ा काम किए मान के। आइए देखिए, अब यहां पे चार्ज है। अच्छा एक बात बताओ, जब ये नीचे आ रहा है, प्लीज मेरी बात सुने, जब ये नीचे आ रहा है, जब ये चार्ज नीचे आ रहा है, तो बेटा जब ये यहां पहुंचेगा, तो बेटा जब मेरे को निकालना है काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, स्पीड कितनी हो गई, तो वर्क डन किसका लेना होगा, खाली ग्रेविटी का। मैग्नेटिक फोर्स के होने या ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो वर्क करता ही नहीं है। mgh इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, वी हो जाएगा अंडर रूट 2 आर जी, वी हो जाएगा अंडर रूट 2 आर जी। तो यहां पर नॉर्मल ऊपर को आएगा जो मेरे को बताना है, mg तो बेटा बचपन से लेके आज तक नीचे ही आ रहा है, qvb भी नीचे आ रहा है, तो बेटा ये बिल्कुल पक्का हो चुका है। n ऊपर को है, qvb नीचे को है, mg भी नीचे को है, ये नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स होता है mv स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर हो गया 2rg बाय आर, ये हो जाएगा 2mg प्लस mg, 3mg प्लस qvb, 3mg प्लस में आंसर qvb के साथ v की वैल्यू पुट कर सकते हो, आंसर दिख जाएगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एक सिलेंडर में एक मैग्नेट को ड्रॉप किया, प्लीज मेरी बात सुने। सिलेंडर में जब मैग्नेट को ड्रॉप करेंगे, जैसे जैसे सिलेंडर में मैग्नेट अंदर जाएगी वैसे वैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा, जो एडी करंट जनरेट होंगे वो ज्यादा जनरेट होंगे, और बेटा वो क्या करेंगे, मैग्नेट को कहेंगे तू रुक जा, मैग्नेट को क्या बोलेंगे तू रुक जा। लेकिन जब तक मैग्नेट की वेलोसिटी ज्यादा हो, जब तक मैग्नेट का वेट ज्यादा होगा उस फोर्स से जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तब तक वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो बेटा पहले क्या होगा, वेलोसिटी जो होगी पहले जब जैसे ही ड्रॉप किया तो एक्सेलरेशन g होगा, और जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ से इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा, अपोजिशन बढ़ेगा, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होने लग जाएगा, g से कम होने लग जाएगा। एक टाइम आएगा एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब कह रहे डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज एज सीन फ्रॉम टॉप, बेटा जब वो नीचे को आ रहा है, अंदर जाने वाला फ्लक्स बढ़ रहा है, उसको अपोज करेगा, बेटा ये तो आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, गलत है। मैग्नेट मूव्स विद एन एक्सेलरेशन मोर देन जी, क्या बकवास कर रहे हैं। सिलेंडर गेट्स हीटेड अप, यस, क्योंकि करंट फ्लो होगा सिलेंडर में तो गर्म तो हो ही जाएगा, तो सही ऑप्शन मिल चुका है। कह रहे स्पीड बढ़ती ही चली जाएगी, हट, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद नहीं बढ़ेगी, जब बैलेंस हो जाएगा तो नहीं बढ़ेगी। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिड्यूस स्फेरिकल एब्रेशन, आंसर है ए एंड डी। बेटा देखो जब भी अगर मैं चाहता हूं स्फेरिकल एब्रेशन, होता क्या है बेटा, मेरी बात सुन लो ध्यान से विशाल, विशाल मेरे दोस्त, होता क्या है ना, ये आपको दे रखा है कॉनकेव मिरर मान लो,
तो बेटा देखो जो पास में रे आती है ना बेटा, वो तो कहां चली जाएगी बेटा, वो तो फोकस पे चली जाएगी। लेकिन जो दूर आती है ना बेटा, जैसे मान लो कि अगर ये यहां आएगी, वो तो यहां से आएगी, जितना एंगल ये उतने ही एंगल पे इधर चली जाएगी, वो तो यहां पहुंच रही है, r/2 पे नहीं आ रही है। तो बेटा स्फेरिकल एब्रेशन हटाने के लिए यहां पर हम क्या करते हैं, कार्डबोर्ड लगा देते हैं जो नीचे और ऊपर की लाइट को ले ही ना, सारी पैरेलल रेस फोकस पे आ जाएं। तो स्फेरिकल एब्रेशन बेटा होता क्या, प्लीज मेरी बात सुन ले ध्यान से बेटा। पेमा, अरे क्या नाम है इसका, गधी डुलमा, बेटा यहां पर ये चल रहा है कि जो पैरेलल लाइट है बेटा, स्फेरिकल नेचर में होता क्या है, सारी लाइट जो है फोकस पे नहीं आती है। ये पैराबोलॉइड मिरर के साथ होता है कि सारी पैरेलल रेस फोकस पे आती हैं, जो कि हम लोग रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में पैराबोलॉइड मिरर यूज करते हैं ताकि सारी पैरेलल रेस फोकस पे आ जाएं। मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से बेटा, मैं बस आपसे इतना कहना चाह रहा हूं कि यहां पर अगर कोई कहेगा स्फेरिकल एब्रेशन क्यों होता है, क्योंकि स्फेयर की ये प्रॉपर्टी नहीं होती कि सारी रेस जो है बेटा फोकस पे आ जाए, ये खाली प्रॉपर्टी होती है पैराबोलॉइड की। लेकिन पैराबोला का और स्फेयर का बहुत छोटा सा पोर्शन जो होता है ना बेटा, अगर मैथमेटिकली जब इक्वेशन निकाली जाती है वो दोनों की बिल्कुल सेम आती है, बहुत छोटे वाई के लिए। मैं मैथ्स में नहीं घुसना चाहता हूं, बस आप ये मान सकते हैं कि छोटा सा जो वाई होता है, अगर आप छोटा छोटा पोर्शन ले लेंगे स्फेयर का, तो वो बिल्कुल पैराबोला के साथ कोइंसाइड करता है। पैराबोला की प्रॉपर्टी होती है सारी पैरेलल रेस फोकस पे आती है। तो स्फेरिकल एब्रेशन हटाने का सबसे अच्छा तरीका तो है कि पैराबोलॉइड ले लो। क्या ले लो, पैराबोलॉइड ले लो बेटा। पैराबोला कब बनता है, जब हम लिक्विड को घुमाते हैं तो पैराबोला बनता है। मरकरी को घुमाया जाता है और मरकरी से वो पैराबोलॉइड बनाया जाता है। जब हमको रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप बनाना होता है तो मरकरी को घुमाते हैं और मरकरी को घुमा के हम एक पैराबोलॉइड बनाते हैं ताकि स्फेरिकल एब्रेशन ना आए, ताकि हमको बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज मिल पाए। ठीक है, उसका फायदा क्या हो जाता है बेटा, ये भी क्वेश्चन मेरे को बिल्कुल नहीं बताना चाहिए पर मेंस में आया था। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का फायदा ओवर रिफ्रैक्टिंग। तो बेटा रिफ्रैक्शन में होता क्या, जब भी रिफ्रैक्शन होता है, जैसे इस मिरर में आप देखेंगे तो बेटा आपको, मैं भी थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा हूं, कुछ बच्चे, मेरे को कुछ बच्चे इसमें दिख पा रहे हैं मिरर में, है ना, और बाहर से देखेंगे तो बल्कि ज्यादा अच्छे दिखेंगे। कुछ लाइट रिफ्लेक्ट होकर आंख में आ जा रही है ना। ये कांच में देखेंगे वो बच्चे मेरे को बहुत सारे दिख पा रहे हैं इस कांच में, और हम बाहर से देखेंगे तो भी दिख पा रहे हैं। तो जब भी रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन जरूर होता है, कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है, इमेज उतनी शार्प नहीं बनती है। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में इमेज शार्प बन जाती है, क्रोमेटिक एब्रेशन भी नहीं होता है। तो अब बेटा मेरे को तो यहां पे बात करनी थी स्फेरिकल एब्रेशन। बेटा देखो दो तरीके के एब्रेशन होते हैं, एक स्फेरिकल और एक क्रोमेटिक। प्लीज मेरी बात सुने, जो क्रोमेटिक एब्रेशन है, गधे प्रियांशु क्या करने गया वहां, दीवार पे नहीं बेटा, वॉशरूम हो क्या हो यार तुम आराम से। हम एक बार ना छोटे थे तो मतलब ऐसे ना, मतलब पहले तो, अब तो होर्डिंग वगैरह लगाते हैं, मतलब पहले क्या होता था कि दीवार पे पोस्टर चिपकाते थे, तो एक जगह लिखा होता दीवार पे, यहां सुसु करना मना है, ना मानने पर दंड दिया जाएगा। रिवाइज भी कराना होता है, मना पे लगा दिया था मेरे दोस्त ने, यहां सुसु करना है, ना मानने पे दंड दिया जाएगा। चलिए अभी मेरी बात सुने। हाँ तो बेटा देखो अब मेरी बात सुने बहुत ध्यान से बेटा, मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं कि दो एब्रेशन होते हैं, एक क्रोमेटिक एब्रेशन जो किस में आता है, लेंस में, जो किस में आता है, लेंस में, और दूसरा होता है स्फेरिकल एब्रेशन जो कि लेंस और मिरर दोनों का ही होता है। बेटा मेरी बात सुनेंगे बहुत ध्यान से बेटा, जो स्फेरिकल एब्रेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, हम क्या करते हैं, या तो पैराबोलॉइड ले लो, या हम क्या करेंगे, काला मतलब एक कार्डबोर्ड में होल करके फिर आगे लगा दो, ताकि वो छोटा सा पोर्शन ही, या तो एपर्चर छोटा ले लो। क्या ले लो, एपर्चर छोटा जो मिरर होगा ना बेटा, वो उसमें एब्रेशन नहीं आएगा। क्रोमेटिक एब्रेशन क्या होता है बेटा, देखो 1/f होता है म्यू एल अपॉन म्यू एस माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2, और जो म्यू होता है वो होता है a प्लस बी बाई लेमडा स्क्वायर। अलग अलग लेमडा के लिए म्यू होता है अलग अलग। तो बेटा क्रोमेटिक एब्रेशन क्यों आता है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए म्यू अलग होता है, तो अलग अलग वेवलेंथ के लिए फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी। रेड की फोकल लेंथ अलग, येलो की अलग, ब्लू की अलग, सबकी फोकल लेंथ अलग अलग हो जाएगी।
तो बेटा जो इमेज आप बनाना चाह रहे हो वो शार्प ना बन के थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाती है, वो क्या होती है, थोड़ी सी ब्लर्ड हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशन, है ना। तो क्रोमेटिक एब्रेशन होता क्या है, क्रोमेटिक एब्रेशन होता है कि जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग के लिए अलग अलग होती है। हालांकि इसको रिमूव करने के लिए हम जो लेंस बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं ताकि डिस्पर्जन ना हो, डिस्पर्जन ना हो, तो उसको बोलते हैं ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। वहां पर हम दो लेंस के कॉम्बिनेशन को यूज किया जाता है, और वहां पर जो दो लेंस का कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है उसमें जो फाइनल जो रिलेशन निकल के आता है वो आता है ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 शुड बी इक्वल टू 0। अगर ऐसा है तो फिर क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं रह जाता है। क्रोमेटिक एब्रेशन अगर नहीं चाहिए, आपने सुना होगा कुछ कुछ जो मतलब आपने सुना होगा कि भाई ये जो खतरनाक लेवल के मतलब जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, इनके जो चश्मे या ये जो चश्मे लेते हैं तो बहुत महंगे महंगे लेते हैं, उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं आता। मतलब हम लोग बेटा 500 रुपए में भी चश्मा बन जाता है और 50,000 में भी चश्मा बनता है, तो बेटा फर्क क्या होता है, जो लेंस होता है ना वहां पर हम लेंस इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें क्रोमेटिक एब्रेशन बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल फर्स्ट क्लास इमेज बनती है, कोई भी एब्रेशन नहीं होता है ना। ये जो कैमरेज के लेंस आते हैं ये बहुत कॉस्टली होते हैं, रीजन यही है कि ये भी बहुत सारे लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है ताकि उसमें एब्रेशन ना आए, जो इमेज बने। और वहां जो रिलेशन आता है वो क्या होता है, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0। ये भी मेंस का आया हुआ है, इसलिए बेटा मैंने आपके सामने लिख दी। ओमेगा होती है डिस्पर्सिव पावर, जो आपको जरूर मालूम होनी चाहिए। ओमेगा होती है डिस्पर्सिव पावर, और डिस्पर्सिव पावर क्या होती है बेटा, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। डिस्पर्सिव पावर क्या होती है, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1, म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस 1। और ए क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे बनता है, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0, ओमेगा 1/f1 प्लस ओमेगा 2/f2 इक्वल टू 0। और बेटा कॉम्बिनेशन ऑफ जब लेंस और मिरर था तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या आई थी बेटा, 1/f इक्विवेलेंट आया था -2/fl प्लस 1/f। जो इक्विवेलेंट मिरर की जो फोकल लेंथ आई थी वो क्या आई थी, -2/fl प्लस 1/fm, -2/fl प्लस 1/fm। साक्षी पुत्र समझ में आ गया? आज भी काजल लगाया तुमने? नहीं। तो बेटा देखो मैं बस आपको ये बताना चाह रहा हूं, प्लीज मेरी बात सुनेंगे तो। बेटा स्फेरिकल एबरेशन कैसे रिड्यूस होता है, एपर्चर छोटा ले लो या बाकी पोर्शन को ब्लैक कर दो या बाकी पोर्शन के आगे पेपर लगा दो, है ना, दो तरीके। और जो क्रोमैटिक एब्रेशन है या तो मोनोक्रोमैटिक लाइट से कर लो भैया आप, नहीं तो बेटा दुनिया कलरफुल है, उसको तो आप सिंगल कलर कर नहीं सकते, तो बेटा फिर आपको क्या करना होता है, दो लेंस के कॉम्बिनेशन लेने पड़ते हैं ताकि एक वाला रेड को आगे बना रहा है तो दूसरा वाला रेड को पीछे बनाए, ताकि वो घसीट पसीट के दोनों को एक ही पॉइंट पे ले आए। इसके बाद बेटा क्वेश्चन जो अगला, अच्छा तो इसमें आंसर दो हैं। इंक्रीज, कौन सा क्वेश्चन था, इंक्रीज एपर्चर ऑफ मिरर, गलत, ये तो नहीं करेगा ना रिड्यूस, यही पूछा है तो पहला वाला आंसर हो गया। कटिंग ऑफ अ पोर्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट, हां कुछ पोर्शन को अगर कट कर दो जो इंसिडेंट लाइट का पोर्शन है, ये वाले और ये वाले को, तो बढ़ जाएगा, तो रिड्यूस कर देगा। पैराबोलाइड मिरर यूज करोगे तो स्फेरिकल रह नहीं गया, तो फिर हो ही गया खत्म। कवरिंग दी सेंट्रल पोर्शन, नहीं भाई सेंट्रल पोर्शन नहीं कवर कर रहा होता, ये कवर कर रहे से रिड्यूस होता है, तो किससे रिड्यूस नहीं होगा, ये कह रहे सेंट्रल वाले पोर्शन कवर कर दो, हट, उससे थोड़ी ना होगा रिड्यूस, उससे तो बढ़ जाएगा। तो रिड्यूस किससे नहीं होगा, दो तरीकों से रिड्यूस नहीं होगा, तो वो कौन सा, इंक्रीजिंग एपर्चर और कवरिंग दी सेंट्रल पोर्शन, और कवरिंग दी सेंट्रल पोर्शन। हालांकि ये वो टॉपिक है थोड़े से जिस पे क्वेश्चन नहीं रहते हैं, लेकिन बेटा मालूम होने चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी में स्फेरिकल एबरेशन भी और क्रोमैटिक भी। स्फेरिकल एबरेशन रिड्यूस करने के लिए क्या करना होगा, एपर्चर छोटा ले लो या बाकी पोर्शन से लाइट जो इंसिडेंट हो रही है वो हटा दो पेपर वगैरह लगा के या ब्लैक पेंट करके, ठीक है। अगले में कह रहे हैं बेटा कैपेसिटर है, इंडक्टर है और इलेक्ट्रिक बल्ब है, फ्रीक्वेंसी को वेरी कर रहे हैं। याद दिला देता हूं, इंपीडेंस का ग्राफ ऐसा आता है और करंट का ग्राफ ऐसा आता है। क्या ये बात याद आ गई है? और जिस करंट के लिए पावर हाफ होती है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है उसको हम बोलते हैं बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ क्या होती है भैया, R/L।
बस आपको सब याद है। और क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा। क्वालिटी फैक्टर जो होता है बेटा वो क्या होता है? ओमेगा नॉट बाय डेल्टा ओमेगा। ओमेगा नॉट और आर नीचे लिखना, एल ऊपर लिख यार। ये क्या हो गया? एक्सएल बाय आर, और रेजोनेंस पे एक्सएल और एक्ससी बराबर होते हैं, एक्सएल बाय आर या एक्ससी बाय आर, है ना। और अगर ओमेगा नॉट की वैल्यू पुट कर दोगे 1 बाय अंडर रूट एल सी, तो क्या बन जाएगा? अंडर रूट एल बाय सी अपॉन आर। तो कोई कहेगा अच्छा सर्किट कौन सा है? 4 सर्किट दे देगा, जिसका एल कम होगा, जिसका सी ज्यादा होगा, जिसका आर ज्यादा होगा, जिसका एल ज्यादा होगा, जिसका सी कम होगा, जिसका आर कम होगा, जिसका एल ज्यादा होगा, जिसका सी कम होगा, जिसका आर कम होगा। समझ में आ गया? हाँ सौम्या बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है? यहां ना 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं एमएम। क्या है बेटा? 2 मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं एम और एम, और एमएम का क्या बन जाएगा? एम रूट 2। क्या बन जाएगा बेटा? बोलो, एम रूट 2। और ये कौन सी पोजीशन है? एक्सियल या इक्वेटोरियल है? एक्सियल है। एक्सियल पे क्या आता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड 2k m बाय आर क्यूब, 2k m रूट 2 बाय आर क्यूब। तो 2k m रूट 2 कहां पे आ रहा है? k क्या होता है? म्यू नॉट बाय 4 पाई। तो कौन सा हो गया? थर्ड। अगला बेटा कह रहे एब्सोल्यूट क्लियर वाटर है, डाइवर देख नहीं पाता बेटा, फोकल लेंथ आई लेंस की गड़बड़ा जाती है, फोकल लेंथ आई लेंस की गड़बड़ा जाती है। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगले क्वेश्चन में रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है। V बाय बेटा V इक्वल टू आई आर से ऐसे कितने लोग हैं? V दे रखा है, I दे रखा है, रेजिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, सब निकाल लेंगे। ऐसा कोई भी गधा हमारी क्लास में नहीं है। तो V इक्वल टू आई आर से आप रेजिस्टेंस निकालेंगे, निकल के आएगा 5। तो कह रहे हैं अगर रेजिस्टेंस 5 आ गया तो 5 किसका रेजिस्टेंस है? कुछ एमीटर का होगा, और कह रहे हैं कुछ थोड़ा सा ये पार्ट भी हमने साथ में जोड़ रखा है। ये 2 का मिला के 5 है, तो किसी एक का पूछोगे तो 5 से कम, किसी एक का पूछोगे तो 5 से कम। टोटल 5 है जो सर्किट में आ रहा है, यहां से यहां में 5। 41 क्वेश्चन गलती से आ गया है बेटा, ये गलती से आ गया, ये कोर्स से हट चुका है। अगला कह रहे E बाय बी की वैल्यू क्या होती है? अरे भैया E बाय बी तो C होता है, और जितनी लाइट की स्पीड होती है उतनी रेडियो वेव की होती है, उतनी गामा रे की होती है, उतनी अल्ट्रावायलेट की होती है। तो ऑल ऑफ दी अबव। ट्रांजिस्टर में बेटा बेस में जो इंप्योरिटी होती है वो लीस्ट कॉन्सेंट्रेशन में होती है। कह रहे हैं 2 प्रोटॉन है और बीच का डिस्टेंस है 10 नैनोमीटर। 10 नैनोमीटर बेटा मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी शॉर्ट रेंज, इसीलिए डेंसिटी कांस्टेंट होती है, इसीलिए R प्रोपोर्शनल टू A की पावर 1/3 होता है। और जैसे ही फेम्टोमीटर से ज्यादा हो जाता है डिस्टेंस, तो बेटा फिर क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स मान लो 0 हो जाता है, और फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उससे बहुत ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स लगभग खत्म हो जाता है। तो बेटा अगर 10 नैनोमीटर पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत 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 ज्यादा होगा न्यूक्लियर फोर्स से। ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन कह रहे डिप सर्कल है, डिप सर्कल है मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर प्लेन। ये मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन है, सुन लो ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला प्लेन है बेटा। देखो मैं आपको याद दिला देता हूं बेटा, एक बार की बात है, मेरे को मिली एक बार मैग्नेट, मैंने रखा उसको मैग्नेटिक फील्ड में, पानी की बोतल खोलो। अब बेटा देखो मैंने रखा मैग्नेटिक फील्ड में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, हल्का सा मैंने इसको हिला दिया तो टॉर्क क्या आएगा? एम बी साइन थीटा, एम बी थीटा हो जाएगा अगर थीटा छोटा है तो, और उसको आप कर देंगे आई ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर, ओमेगा निकालो 2 पाई बाई टी के बराबर कर डालो, टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी, याद भी रखना आसान है, 2 पाई अंडर रूट आई बाय एम बी। कभी कभी बच्चे कहते हैं एम बी बाय आई या आई बाय एम बी, अबे आई ज्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। अगर मान लो बेटा, 1 मिनट बेटा खड़ी हो जाओ, इसको मान लो कि मेरे को ना ऐसे ऐसे करके ना इसको नचाना हो, घुमाना हो, तो ये बड़े जल्दी जल्दी कर लेगी क्योंकि इसका इनर्शिया कम है। और ये अगर तनुश्री पंत होगी तो बेटा क्या होगा? इसका इनर्शिया ज्यादा है, ऐसे करने में बेटा जो टाइम लगेगा वो ज्यादा होगा, इनर्शिया ज्यादा, तो ये काफी देर लगाएगी घूमने में। कह दो आ गया समझ में यार? तो बेटा इनर्शिया ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, इनर्शिया ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड
बढ़ जाएगा तो आई ऊपर आएगा, और मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा हो तो मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है तो जल्दी जल्दी नाचेगा, तो क्या होगा, जल्दी जल्दी नाचेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा, जल्दी जल्दी नाचेगा, तो टाइम पीरियड कम हो जाएगा, एमबी ज्यादा, तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एमबी। अब कह रहे हैं हम ना मैग्नेटिक मरीडियन से परपेंडिकुलर प्लेन में ले गए, एक बीएच और एक बीवी है। अब बीवी तो उसको काम करेगा, बीएच तो कुछ काम कर नहीं पाएगा, हम मैग्नेटिक मरीडियन में नहीं है, उससे परपेंडिकुलर प्लेन में, तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कराएगा उसको। और एक बार कह रहे हैं हमने उसको हॉरिजॉन्टल रख दिया, तो वर्टिकल वाला तो मैग्नेटिक फील्ड को ही काम करे, अब हॉरिजॉन्टल वाला मतलब ऑसिलेट कराएगा। तो अगर कोई कह देगा हमने मैग्नेटिक कंपस को ऐसे रखा हॉरिजॉन्टल, तो फिर 2 पाई अंडर रूट आई बाई एमबी में कौन सी मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑसिलेट कराती है, बीएच। अगर आपने मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर प्लेन में ले तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑसिलेट कराती है, और दोनों केस में टाइम पीरियड सेम आ रहा है, मतलब बीवी और बीएच दोनों बराबर हैं, एंगल ऑफ डिप 45 होगी। दोनों केस में टाइम पीरियड बराबर है, मतलब बीएच और बीवी बराबर है, बाकी तो सब सेम था ही, खाली एक बार वर्टिकल कंपोनेंट ऑसिलेट करा रहा है, एक बार हॉरिजॉन्टल, और दोनों केस में टाइम पीरियड सेम आ रहा है। नहीं है बेटा अच्छा एक बात बताओ, हाँ बेटा, अगर वर्तुल एक बात बताओ, अगर मैग्नेटिक मरीडियन में अगर हम रखें, अगर हम मैग्नेटिक मरीडियन में रखें कंपस को, तो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कराएगी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड में आ गए, अब बेटा पूरी मैग्नेटिक फील्ड है जो उस पर फोर्स लगा सकती है, उसको हिला सकती है। तो अगर मैग्नेटिक मरीडियन में है तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी आएगा टाइम पीरियड, मैग्नेटिक मेरिडियन से परपेंडिकुलर प्लेन में तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी वी आएगा, और अगर हॉरिजॉन्टल रख दी तो 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी एच आएगा। तो एक बार हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, एक बार वर्टिकल है, और दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। छुटकी शीट खत्म हुई। थैंक यू।